नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आपका एक नए चैप्टर का वन शॉट, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो कि है चैप्टर नंबर 5। मेरे लाल, मैं हमेशा बोलता हूं पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टोरीज, और हमें यहाँ पे स्टोरीज को कनेक्ट करना है। अगर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की स्टोरी को मैं रिकनेक्ट करवाऊं, एक बार फिर से सारी की सारी चीजें कनेक्ट करवाऊंगा, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चैप्टर 1 में मेरे लाल हमने बात की थी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें भारत ने कैसे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया है, कैसे हमने अलग अलग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया है मेरे लाल, हमने उसकी बात की। जब हम अगले चैप्टर पे आते हैं तो हमने किसकी बात की है? हमने यहाँ पे कांग्रेस सिस्टम की बात की है, कैसे भारत में चुनाव हुए, कैसे भारत में डेमोक्रेसी रही, एंड स्पेशली हमने ये देखा कि आजाद भारत में कांग्रेस ने एक अपना डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करके रखी है। कैसे कांग्रेस हर जगह पे डोमिनेट कर रही थी। कांग्रेस डोमिनेट क्यों कर रही थी? क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी और उसी के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लाल थी। ये वाली चीज हुई। चैप्टर 3 पे बढ़े तो हमने देश की आर्थिक व्यवस्था, हमने देश में पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को समझने की कोशिश की कि कैसे इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी रही। चैप्टर 4 में हमने बात की कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है। स्पेशली हमने चाइना के साथ वॉर देखा, पाकिस्तान के साथ में वॉर देखा है मेरे लाल। ये तमाम तरीके की चीजों को क्या है, ये तमाम तरीके की चीजों को हमने उसमें समझा है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमने एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आजाद भारत एक नया देश है। इस नए देश में मेरे लाल इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब है। इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, जिसके की चलते सरकार अगर डेवलपमेंट पे ध्यान भी देती है तो भी सरकार को दूसरी तरफ देखना पड़ता है, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, चाहे स्टेट्स हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा हो। आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि कैसे चाइना के साथ में वॉर हुआ था, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसमें हमें मेजर लॉस सहना पड़ा। जब भी वॉर होता है मेरे लाल तो हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समस्या होती है। जब भी वॉर होता है तो एक आर्थिक समस्या आती है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च मिलिट्री पे करने लग जाते हैं, और मिलिट्री पर खर्च करते तो हम डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते। तो देश में ऑनगोइंग क्या है? देश में ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। यहां पे हम साथ ही साथ में पढ़ेंगे कि देश में ऑनगोइंग अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी चलेंगे। नया देश है, नए देश के सामने चैलेंजेस बहुत सारे, लेकिन इंडिया चलते रहेगा। ईयर्स आपको ऐसे ध्यान रखने, कंडीशंस आपको इमेजिन करते चलने कि देश आजाद हुआ है तो इकोनॉमिक क्राइसिस और तमाम तरीके की चीजें हैं, रिसेंटली वॉर हुए हैं, तो और हमारा ध्यान मिलिट्री पर ज्यादा जा रहा है। तो जरा समझते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो अपन क्या पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में कैसे पावर का ट्रांजिशन होता है, अपन उसको पढ़ने वाले हैं कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी डेथ के बाद में आगे क्या होता है। देन शास्त्री टू इंदिरा गांधी, कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में जब पावर इंदिरा गांधी के पास में जाती है तो हम उस ट्रांजिशन को भी समझने वाले हैं मेरे लाल। देन फोर्थ जनरल इलेक्शन, कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन, नॉन कांग्रेसियम, इलेक्टोरल वर्डिक्ट, कोएलिशन, डिफेक्शन, ये तमाम तरीके के टॉपिक्स हम लोग फिर इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो भारत का जो फोर्थ जनरल इलेक्शन है, जिसको कि बोला जाता है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज पहुंचा था, अपन इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। पूरे इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को मेरे लाल बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। देन स्प्लिट इन कांग्रेस में जो स्प्लिट हो जाता है, इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969, abolition of princely purse, the 1971 election and restoration of the Congress। फिर जब 1971 का जो इलेक्शन होता है उसमें कैसे कांग्रेस का रिस्टोरेशन होता है। चैप्टर का नाम ध्यान रखना है, चैलेंजेस 2। सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम पे जो चैलेंजेस आए हैं मेरे लाल, वो 1967 के जनरल इलेक्शन में अपने को दिखता है कि कांग्रेस सिस्टम पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए हैं। लेकिन जब 1971 में फिर से चुनाव होता है तो कांग्रेस सिस्टम रीस्टोर हो जाता है, वापस से कांग्रेस की वही मोनोपोली एक तरीके से बनी हुई अपने को दिखती है। तो इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कि उस कांग्रेस सिस्टम पे चैलेंज भी आया, लेकिन वो कांग्रेस सिस्टम बाद में रीस्टोर हो गया, वो कांग्रेस सिस्टम बाद में वापस से वैसा का वैसा हो गया या उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया।
तो वो अपने को इस चैप्टर में समझना है। हेडिंग आपको क्लियर है कि हेडिंग चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है मेरे लाल। तो शुरुआत करें जी, शुरुआत करें। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सेसेशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू passed away in May 1964. This has generated a lot of speculation about the usual question of secession: after Nehru who, after Nehru what. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है मेरे लाल 1964 में, तब ऑफ कोर्स ये सवाल आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक इमेज चली आ रही थी इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान से मेरे लाल, कि वो पूरे कांग्रेस को जोड़ के रख रहे थे। अब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई है तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि कांग्रेस में नेहरू एक वो लीडर थे जिनको कि शायद सभी लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन अब नेहरू की डेथ के बाद में चीजें कैसे होगी, कांग्रेस में कैसी होगी, देश में चीजें कैसे होंगी। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं भारत के और वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, another doubt that many outsider had was whether India democratic experiment will survive after Nehru. Why? हम लोग देखते हैं कि और जो बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल थे ना मेरे लाल, स्पेशली जो दूसरे देश के लोग थे, यही अमेरिका, यही यूरोप, जो कि भारत से पूछते थे या जो कि भारत पर हंसते थे कि भारत में डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी, नो डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव इन इंडिया। जो ये लोग ऐसे थे ना जिनको ऐसा था कि भारत में डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी, उनके मन में भी ऐसा था कि अब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो भारत में डेमोक्रेसी जैसे तैसे चला दी, अब जो अगला लीडर आएगा क्या उससे भारत की डेमोक्रेसी चलेगी, क्या उससे ये भारत की भागदौड़ चलेगी, क्योंकि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, भारत में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमें उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है मेरे लाल। तो क्या इतनी सारी समस्याओं के बावजूद और भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेथ हो गई है, तो क्या अब भारत डेमोक्रेटिक वे से चलेगा या भारत में भी मिलिट्री रूल जैसा आ जाएगा। ठीक है, व्हाई इट वाज फियर्ड लाइक सो मेनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, India too will not be able to manage a democratic secession. It was feared a failure to democratic secession could lead to a political role for an army. Besides, there were doubts in the new leadership will be able to handle the multiple crises that awaited a solution. जैसे कि मेरे लाल, अगर आपको पता हो कि हमारे आसपास के जो देश थे, पाकिस्तान, या अगर हम लोग बात करें दूसरे देशों की, तो तुम्हें देखना होगा कि वहां पे पता है जब एक लीडर की डेथ हो जाती है ना, तो वहां पे आर्मी टेक ओवर कर लेती है। कौन टेक ओवर कर लेता है? आर्मी टेक ओवर कर लेती है। तो सेम सवाल भारत के लिए भी था कि डेमोक्रेसी तो यूरोप का कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी तो अमेरिका का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे मेरे लाल बात क्या थी, ये लोग सोचते थे अब भारत में भी क्या होगा, भारत में भी आर्मी टेक ओवर कर लेगी, भारत में भी आर्मी का रूल हो जाएगा। और मान लो कि भारत में कोई इलेक्टेड लीडर आ भी गए, भारत में डेमोक्रेसी चल भी गई, तो क्या यहाँ पे भारत में जो मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक फेलियर, चाइना के साथ में रिसेंटली अपना वॉर हुआ है, वो वाली चीजें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, मॉनसून खराब है, तो इतनी सारी समस्या है भारत में, तो क्या नई लीडरशिप इतनी सारी समस्याओं के साथ में इस देश को चला पाएगी? ये मेरे लाल यहाँ पे क्या था, ये मेरे लाल यहाँ पे सवाल था। ठीक है, और इसीलिए अपन 1960s को डेंजरस डिकेड भी कहते हैं। 1960s को डेंजरस डिकेड भी कहा जाता है क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ होती है। भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनकी भी पावर में आने के बाद 2 साल में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है भैया। और इसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान बहुत सारी समस्या अपन देखते हैं, जैसे कि पॉवर्टी की समस्या देखते हैं, इनइक्वालिटी की समस्या देखते हैं, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन्स देखते हैं। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि क्या भारत का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या भारत में डेमोक्रेसी चलेगी। तो 1960s के डिकेड को हमेशा डेंजरस डिकेड कहा जाता है भारत की पॉलिटिक्स में, क्योंकि इस समय भारत की पॉलिटिक्स और भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर टेस्ट होना था। इस समय भारत की पॉलिटिक्स और भारत का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर मेरे लाल टेस्ट होना था। ठीक है, अब अपन देखते हैं फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में अगर पावर आती है तो वो आती है लाल बहादुर शास्त्री के पास में। द ईज विथ विच द सेसेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल क्रिटिक्स रॉन्ग।
बहुत ही शांति से हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही शांति से हम लोग देखते हैं कि नेहरू जी के बाद से पावर लाल बहादुर शास्त्री जी के पास में आ जाती है भैया। ठीक है, उनकी डेथ के बाद में कांग्रेस यूनानिमसली, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो लोग एक स्वर में लाल बहादुर शास्त्री को अपना लीडर चुन लेते हैं और हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं अपन कौन थे। He was unanimously chosen as a leader of parliamentary party and thus became the country's next prime minister. पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो कांग्रेस की अपनी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी बोलती है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा कि हमारा प्रेसिडेंट कौन रहेगा, तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में कांग्रेस में मीटिंग होती है और कांग्रेस के ये जो पार्लियामेंट, कांग्रेस में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को उन्होंने पार्लियामेंट कहा गया। ठीक है, तो जो कांग्रेस की जो मीटिंग होती है मेरे लाल, उसमें ये लोग तय करते हैं कि ये लोग यूनानिमसली, मतलब सारे लोग एक स्वर में बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे लीडर रहेंगे और इसी के तहत वो क्या बनते हैं, इसी के तहत वो भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, Shastri was a non-controversial leader from Uttar Pradesh who has been minister in Nehru's cabinet for many years. Nehru had come to depend a lot on him in his last year. He was known for his simplicity and commitment to the principles. Earlier, he resigned from the position of railway minister, accepting moral responsibility for major railway accident. जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, बड़ा ही सिंपल व्यवहार था, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो लास्ट के 3-4 साल थे उसमें लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े क्लोज आ गए थे, क्लोज इन द सेंस सरकार चलाने में, उनकी हेल्प आउट करने में। और हम लोग ये देख रहे थे मेरे लाल कि इन्हें सरकार का भी पूरा का पूरा अनुभव था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने अलग अलग मंत्रिमंडल, अलग अलग मंत्री के पद पर रहे। साथ ही साथ मेरे लाल जब रेलवे एक्सीडेंट्स हुए तो लाल बहादुर शास्त्री ने एज एन रेलवे मिनिस्टर रिजाइन किया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो मैं रेलवे मिनिस्टर हूँ। समझ रहे हो, उस समय एक्सीडेंट हो जाते थे तो मिनिस्टर लोग रिजाइन कर देते थे। ये थी भारत की पॉलिटिक्स मेरे लाल। और आज तुम देख लो, कुछ भी हो जाए, बम हो जाए, ये हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए, मतलब आज की पॉलिटिक्स इन द सेंस कि अगर हम 2000 के बाद से, फ्रॉम द ईयर 2000 या ईयर 1990 से ही तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भैया आज की तारीख में तो चीजें चल ही रही है, मतलब हो रहा है तो हो रहा है, नेता का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जो लाल बहादुर शास्त्री की जो टेन्योरशिप थी मेरे लाल, वो 1964 से 1966 की थी, मतलब मात्र 2 साल की इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप थी। और इन 1966 में हम लोग देखते हैं कि इनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मई 1964 तक रहे। मई 1964 के बाद से लाल बहादुर शास्त्री ने देश का कारभार संभाला और ये 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और इनकी भी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत के बैक टू बैक प्रधानमंत्री की डेथ होना, ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को एक चैलेंज था कि क्या लोग नए लीडर्स को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या देश में तो मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं, क्या इनका सोल्यूशन कैसे आ पाएगा। क्योंकि बैक टू बैक अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो रही है, लीडर की डेथ हो रही है, तो लोगों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है ना मेरे लाल। तो वो कहीं ना कहीं क्या था, वो कहीं ना कहीं सवाल था। ठीक है, ड्यूरिंग शास्त्रीज ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप ही फेस्ड 2 मेजर चैलेंज, food crisis present a grave challenge and Indo-Pakistan War 1965। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री पद पे थे तो इन 2 साल के अंदर इन्होंने 2 सबसे बड़ी समस्याओं का सामना किया। सबसे पहले फूड क्राइसिस क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि कंटिन्यूअस मॉनसून फेलियर हो रहा था, ड्रॉट जैसी सिचुएशन थी, सूखा पड़ रहा था तो कभी बारिश ज्यादा हो जा रही थी, मतलब भारत एग्रीकल्चर पर चल रहा था उस समय। और एग्रीकल्चर पर चल रहा था तो एग्रीकल्चर पूरा का पूरा मॉनसून के अनुसार चल रहा था मेरे लाल। अब एग्रीकल्चर पूरा का पूरा मॉनसून के अनुसार चल रहा था तो मॉनसून या क्लाइमेटिक कंडीशंस में अगर हम थोड़ा सा भी चेंजेस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ रहा है। और भारत ऑलरेडी अभी अंग्रेज छोड़ के गए, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, हम अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ऊपर से अगर ये सारी समस्या आना तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत की समस्याएं और बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था 1965 में, इसको मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया है।
ठीक है। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था बेटा, जो कि अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये भी एक सीरियस चैलेंज था। क्यों? क्योंकि हमारा रिसेंटली चाइना के साथ में वॉर हुआ था मेरे लाल। चाइना के साथ वॉर हुआ और अपना दूसरा वॉर अब पाकिस्तान के साथ में हो रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया कि वॉर में क्या लगता है, पैसा लगता है। वॉर में आपके पास ऑलरेडी कम पैसा है, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, और वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज को आप कहां इस्तेमाल कर रहे हो? अगेन आप आर्मी पर स्पेंड कर रहे हो, मिलिट्री पर स्पेंड कर रहे हो, तो लोगों का क्या होगा? आर्मी और मिलिट्री पे स्पेंड करना था, उससे आप पीछे नहीं हट रहे, लेकिन लोगों के खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास चीजें नहीं थी, और हमारा पहला कंसर्न था कि बाउंड्रीज को तो सिक्योर रखें। तो कहीं ना कहीं क्या था, कहीं ना कहीं भारत पर और चुनौतियां आ रही थी, कहीं ना कहीं मेरे लाल भारत पर और चुनौतियां आ रही थी। ठीक। शास्त्री फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज द कंट्रीज टू रिजॉल्व द फेस बोथ दीज चैलेंजेस। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत ही बढ़िया उस समय स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो किसान और जवान, वो किसान और जवान दोनों का मनोबल बढ़ा रहे थे बेटा, क्योंकि किसान खेती अच्छे से करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो भारत का पेट भरेगा मेरे लाल। जवान का मनोबल बढ़ेगा तो अपन भारत की सिक्योरिटी, अपन भारत की बाउंड्रीज को सिक्योर कर लेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान एक तरीके से सिंबलाइज कर रहे थे वो कि पूरा देश जवान और किसान के साथ में है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ठीक है मेरे लाल, ठीक है भाई साहब। Then Lal Bahadur Shastri's prime ministership came to an abrupt end on 10th January 1966. How he expired in Tashkent, Uzbekistan. He was agreed to discuss and sign an agreement with Mohammad Ayub Khan, the then president of Pakistan, to end the war. हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योरशिप जो रहता है भैया, वो एंड होता है जब वो ताशकेंत में होते हैं। ताशकेंत पहले यूएसएसआर का पार्ट था मेरे लाल, आज की तारीख में तुम देखोगे तो उज्बेकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो अगर ताशकेंत को तुम्हें मैप पे क्या करना है, मैप पे तुम लोकेशन देखना है तुम्हें। ठीक है, ताशकेंत में जब लाल बहादुर शास्त्री गए थे तब हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल, तब हम लोग देखते हैं कि ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इनसे क्या कर रहे थे, इनसे जो वॉर था 1965 का, उसे एंड करने के लिए ट्रीटी साइन करनी थी। ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। ठीक है, एन नंबर ऑफ रीजन है, किसी का हार्ट अटैक कहना है तो किसी का और रीजन है, तो वो हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। तो इनका एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टरशिप का एक वो रहा है टेन्योर, लेकिन इस प्राइम मिनिस्टरशिप के टेन्योर में हमने 1965 का वॉर जीता था। तुम्हें ये नहीं भूलना है, इस 2 साल के टेन्योर के अंदर अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी आर्मी कैसे लाहौर तक वहां पे हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी, ये हमने पिछले उसमें पढ़ा है। तो इनकी छोटी सी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्री के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान देके चले गए। ठीक है मेरे लाल, अब बारी आती है, अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कौन? अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कौन होगा? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, देन लाल बहादुर शास्त्री जी का असैसिनेट मतलब डेथ हो जाती है, सॉरी, एंड लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू की डेथ के बाद में अब कौन होगा? तो अब अपन देखते हैं कि अब कांग्रेस में क्या होता है मेरे लाल। अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता है 2 लीडर्स को लेके। अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता है 2 लीडर्स को लेके। मोरारजी देसाई बनेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री या फिर इंदिरा गांधी बनेगी। तो जरा मोरारजी देसाई के बारे में समझते हैं। कौन थे मोरारजी देसाई, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई had earlier served as a chief minister of Bombay states, today's Maharashtra and Gujarat, and also a minister at the center. जो मोरारजी देसाई थे वो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे बेटा, और इनके पास में पॉलिटिक्स का हद से ज्यादा क्या था, हद से ज्यादा एक्सपीरियंस था। इनके पास पॉलिटिक्स का हद से ज्यादा एक्सपीरियंस था और बड़े ही सीनियर लीडर्स रहे। ये बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, जो कि आज का महाराष्ट्र और गुजरात जो 2 अलग अलग बन गए, बॉम्बे स्टेट्स के मुख्यमंत्री रहे। और साथ ही साथ ये क्या रहे, ये सेंटर में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये मंत्री भी रहे हैं। इंदिरा गांधी का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो देखते हैं। इंदिरा गांधी, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हैज बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड हैज आल्सो बीन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्रीज कैबिनेट। इंदिरा गांधी जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी, और साथ ही साथ जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थी ना मेरे लाल, तब ये मंत्री बनी थी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है,
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाला। तो ये तब क्या थी, तब ये मंत्री रह चुकी है। तो अगर एक्सपीरियंस वाइज देखें मेरे लाल, अगर इन दोनों का अगर हम पॉलिटिकल एक्सपीरियंस देखें तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस किसके पास में है? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मोरारजी देसाई के पास में ज्यादा था। अगर हम पॉलिटिक्स या सरकार चलाने का एक्सपीरियंस देखें मेरे लाल, तो बबुआ इनका एक्सपीरियंस क्या था? इनका एक्सपीरियंस ज्यादा था, मोरारजी देसाई का एक्सपीरियंस ज्यादा था। ठीक है, नाउ सपोर्ट फॉर इंदिरा गांधी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री के बाद में पावर आ जाती है इंदिरा गांधी के पास। मोरारजी देसाई के पास में पावर नहीं आती है। अब जरा अपन समझते हैं कि इंदिरा गांधी को किसने सपोर्ट किया था और क्या हुआ था, अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द सीनियर लीडर इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक इंदिरा गांधी, बट द डिसीजन वाज नॉट यूनानिमस. The contest was resolved through a secret ballot amongst the Congress MP. Indira Gandhi defeated by securing the support of more than 2/3 majorities of MP. ठीक है भैया, हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में उस समय दो लोगों के नाम आए थे, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी। अब हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों सपोर्ट कर रहे थे वो मैं बताऊंगा। जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, क्यों कर रहे थे भैया? इंदिरा गांधी को पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूंगी गुड़िया। तो जितने भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेताएं थे, जो बड़े बड़े नेता थे, वो इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इंदिरा गांधी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है। अब इंदिरा गांधी के पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बड़े बड़े नेताओं को लग रहा था कि इंदिरा गांधी हमारी सुनेगी, इंदिरा गांधी हमारी सुनेगी। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा रहेगा इंदिरा गांधी का, लेकिन दिमाग कौन लगाएगा? दिमाग के सीनियर लीडर लगाएंगे कि इंदिरा गांधी को बोलेंगे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो इन लोगों को लगा कि मोरारजी देसाई को बना देंगे तो मोरारजी देसाई के पास में एक्सपीरियंस है, मोरारजी देसाई अपने हिसाब से काम करेंगे। और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे इनको था कि इंदिरा गांधी को बना देते हैं, इंदिरा गांधी एट द एंड हमसे पूछ के तो डिसीजन लेंगी। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय हमने क्या देखा मेरे लाल? उस समय हमने देखा कि जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने किसे सपोर्ट किया? उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। उन्होंने किसको सपोर्ट किया मेरे लाल? उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। लेकिन अब सभी के सभी लोग तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दो नेताओं का नाम आ रहा था, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री को यूनानिमसली चूज किया गया। ठीक है, कि सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि लाल बहादुर शास्त्री क्या होंगे? लाल बहादुर शास्त्री अगले लीडर रहेंगे। वैसा केस इंदिरा गांधी के उसमें नहीं था। अलग अलग दो ओपिनियंस थे। तो उस समय क्या होता? उस समय वोटिंग हुई थी, सीक्रेट बैलेट, मतलब तुम पेपर में चिट्ठी लिख के डाल दो। ठीक है, तो उस समय वोटिंग हुई थी। अब वोटिंग में ऐसा था कि तुम किसे फेवर करना चाहते हो? कांग्रेस के एमपी से पूछा गया कि भैया तुम लोग किसे फेवर करना चाहते हो, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? जिसे भी फेवर करना चाहते हो चिट्ठी में नाम लिख के डालो। तो ऐसा पाया गया कि 2/3 मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी जीत गई। मतलब जितने भी लोग थे उसमें से 2/3 लोग इंदिरा गांधी का नाम बोल रहे थे और इंदिरा गांधी को काउंटिंग में ज्यादा आ गया। तो इंदिरा गांधी क्या हुई? इंदिरा गांधी अगली लीडर चुनी गई। इंदिरा गांधी अगली लीडर चुनी गई। ठीक है, reflects the maturity in India's democracy. How? Despite the intense competition of leadership, there was a peaceful transition of power. अब इंदिरा गांधी को 2/3 एमपी ने चुना तो भी हम इसे डेमोक्रेसी में एक मेच्योर लीडरशिप कहेंगे। क्या मेच्योर लीडरशिप कहेंगे भैया? कि बड़ा ही पीसफुल पावर का ट्रांजिशन हुआ। भले ही मोरारजी देसाई को पावर नहीं मिली हो तो ऐसा नहीं है कि मोरारजी देसाई हो गए नहीं ये तो चीटिंग है, ऐसा नहीं, नहीं है ए चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ मेरे लाल। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे बड़ा ही पीसफुल, भारत की डेमोक्रेसी में बहुत मेच्योरिटी देखते हैं। सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, इनफैक्ट मोरारजी देसाई ने भी एक्सेप्ट किया। और इंदिरा गांधी क्या बनी? इंदिरा गांधी अगली प्रधानमंत्री बनी। तुम इसको आज से रिलेट करोगे तो आज तो नेता लोग रो देते हैं कि नहीं ये तो धांधली थी, ऐसा था वैसा था। उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी चीज भी नहीं थी, फिर भी लोग पीसफुली क्या कर लेते थे? पीसफुली एक्सेप्ट कर लेते थे। जरा इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ब्रीफ में इंदिरा गांधी का अपन थोड़ा सा समराइज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977 एंड 1980 टू 1984, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी जो रही है वो 1966 से 1977 इन 10 साल प्रधानमंत्री रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 1980 टू 1984 भी वो प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री की बेटी थी। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर, प्रेसिडेंट इन 1958। हम लोग देखते हैं कि
एज ए यंग कांग्रेस वर्कर, मतलब कांग्रेस की यंग वर्कर में भारत के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है मेरे लाल। शास्त्री की कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी रही हैं, भले ही 2 साल के लिए रही हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तो आइडिया था। देखो, एक था कि नील एक्सपीरियंस, जब अपन नौकरी के लिए जाते हैं तो एक समय पे क्या बोला जाता है, एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी के पास एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस कम था, मोरारजी देसाई के मुकाबले एक्सपीरियंस कम था, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो था, कुछ एक्सपीरियंस तो पॉलिटिक्स का था मेरे लाल। ठीक है। लीड द कांग्रेस पार्टी टू द विक्ट्री 1967, 71 and 80 जनरल इलेक्शन, credited with the slogan गरीबी हटाओ, victory in 1971 war and the policy initiative like abolition of princely purse, nationalization of bank, nuclear test, environmental protection, assassinate on 31st अक्टूबर 1984। तो हम लोग देखते कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के दिया, 1971 वॉर। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को बार बार चुनाव जिताया भी है अलग अलग समय पे, जैसे 1967, 1971, 1980। और इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी की लीडरशिप में हुआ है। साथ ही साथ इंदिरा गांधी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई, जैसे प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर देना, ये तमाम तरीके की पॉलिसी आई जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब तक की अगर अपन डॉट्स को कनेक्ट करें, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय चाइना के साथ में वॉर हुआ था। दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय पाकिस्तान के साथ में वॉर हुआ था। और तीसरी प्रधानमंत्री बनी है इंदिरा गांधी। तुम्हें एक चीज को मेरे लाल हमेशा भूलना है, पॉलिटिक्स अपनी जगह चल रही है, लेकिन इन पॉलिटिक्स के साथ साथ में तुम्हें ध्यान रखना है कि देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब लाल बहादुर शास्त्री के पास में पावर आई थी, तब उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ऑल्दो हम 1967, 1965 का वॉर पाकिस्तान के साथ में हम लोग जीते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन भारत की खराब है। और जब इंदिरा गांधी को पावर मिली है, तो इंदिरा गांधी को जब पावर मिली है, तब देश वाकई में एक बहुत बड़ी क्राइसिस में चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति क्या है? देश की आर्थिक स्थिति मेरे लाल हद से ज्यादा क्या चल रही है? हद से ज्यादा खराब चल रही है। ठीक है। Now, Indira Gandhi as a prime minister, she was politically active but served as a minister only for a short period. The senior leader may have supported Indira Gandhi in the belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them and support and guidance. Challenges she faced during her time, faced with these difficulties, she set out to gain control over the party and demonstrate her leadership skill. हम लोग क्या देख रहे थे? वही कि नेता लोगों ने क्या सोचा, बड़े बड़े नेता लोगों ने सोचा कि इंदिरा गांधी की इनकेपेबिलिटीज है, इंदिरा गांधी को कुछ आता नहीं है, तो हमसे इंदिरा गांधी पूछ पूछ के काम करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरा यू टर्न ले लिया। इंदिरा गांधी ने पावर आए बाद अपने हिसाब से काम किया। उन्होंने अपनी पार्टी, उन्होंने अपने फेवरेट लोग खुद चुने। वो ऐसे नहीं जा रही थी कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के फेवरेट लोग हैं तो उन्हीं को अपना फेवरेट लोग बना रही थी, ना, वो अपने लोग खुद चुन रही थी। और वो अपनी लीडरशिप स्किल्स उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान उन्होंने बखूबी दिखाई है। उन्होंने बखूबी अपने प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के दौरान अपनी स्किल्स बहुत ही ज्यादा बखूबी दिखाई है मेरे लाल। अब बारी आ जाती है फोर्थ जनरल इलेक्शन की। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में डेथ हो जाती है। अब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के साथ में ही देश में बहुत सारी समस्या चल रही थी और भारत का इलेक्शन होना था, और भारत में जनरल इलेक्शन होना था मेरे लाल। और यह पहला इलेक्शन है जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद में लोकसभा में मेजॉरिटी पूछी गई, तो लोकसभा में मेजॉरिटी थी तो फिर से इलेक्शन हुआ ही नहीं। सारे लोगों ने, सारे कांग्रेस के एमपी ने मेजॉरिटी से किसे चूज कर लिया? सारे एमपी ने मेजॉरिटी से चूज कर लिया लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्रधानमंत्री। लेकिन अब 5 साल पूरे होने को थे, मतलब 5 साल, लास्ट इलेक्शन से 5 साल पूरे होने के थे। ठीक है। तो अब 1967 में इलेक्शन आना था, और 1967 का इलेक्शन इंदिरा गांधी को लड़ना था, और जिसमें कि देश में इतनी सारी समस्या है और 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ है। अब इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ना है, और अपन आप पूरा का पूरा इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। So 1967, a landmark year in India's political electoral history. 2 prime ministers had died in quick succession, and another new prime minister, who was been as a political novice, has been in office for less than a year. The period was fraught with a grave economic crisis resulting from
successive failure of monsoon, widespread drought, decline in agriculture production, serious food shortage, depletion of foreign exchange reserve, drop in industrial production and exports, combined with a sharp rise in military expenditure, diversification of resources from planning and economic development. ठीक है, तो लैंडमार्क ईयर क्यों बोला गया है भारत की हिस्ट्री में? 1967 को लैंडमार्क ईयर क्यों बोला गया है? तो रीजन मैंने बता दिया, दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है और जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो काफी यंग एंड काफी न्यू है इन सारी पॉलिटिक्स में, सारे इलेक्शंस को लेके। साथ ही साथ भारत की इकोनॉमिक हालत क्या थी आप जान चुके हो। भारत की इकोनॉमिक हालत, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, चाहे हमारे जो थोड़े बहुत एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो सारी चीजें लेके हो, और इन सब में डाउनफॉल आ रहा है। एट द सेम टाइम हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, हमारा मिलिट्री पे खर्च क्या हो रहा है? मिलिट्री पे खर्च मेरे लाल बढ़ता चले जा रहा है। इसी के चलते भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया। इंडियन रुपी को क्या कर दिया? डीवैल्यू। अब इंडियन रुपी को डीवैल्यू मतलब क्या है कि पहले मान लो एक $1 इज इक्वल टू 4 रुपी होता था। पहले $1 इज इक्वल टू 4 रुपी होता था, तो अब $1 इज इक्वल टू 7 रुपी या 8 रुपी हो गया। ठीक है, तो उसको क्या हुआ? डॉलर को डीवैल्यू कर दिया। अब ऐसा सरकार ने क्यों करा? यह है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन जरा तुम 2 मिनट समझो। इसके मल्टीपल रीजन थे, जिसमें कि एक रीजन ये होता है कि जब कोई भी देश के पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचते, फॉरेन रिजर्व मतलब जब हम बाहर से सामान नहीं खरीद पा रहे, हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं बच रही है, फॉरेन करेंसी नहीं बच रही, तो हम डीवैल्यू करते हैं, मतलब सरकार डीवैल्यू करती है। दूसरा रीजन ये कि जब हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, हमें उस समय लोन की जरूरत थी, जब हमने उनसे लोन मांगा तो उनकी भी यही कंडीशन थी कि आप आपके रुपये को जरा डीवैल्यू करो। तो मल्टीपल रीजन से, लेकिन डीवैल्यू ऑफ इंडियन रुपी मतलब ये होता है कि जब भारत की या एक देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, जब एक देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, तब हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल? तब हम लोग देखते हैं कि रुपी को डीवैल्यू किया जाता है। ठीक है, the economic situation triggered of price rise. People started protesting against the increase in price rise. Bandhans and hartal. Government reaction. The Communist and Socialist Party launched struggle for greater equality. The period also witnessed some of the worst Hindu-Muslim rights since independence. हम लोग ये देख रहे थे कि भारत की जैसे जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही थी, वैसे वैसे लोग हड़ताल करने लग गए, वैसे वैसे लोग बंद, मतलब दुकानें बंद करवा देना, घेराव कर देना, ये तमाम तरीके की चीजें, क्या ये तमाम तरीके की चीजें होने लग गई। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो तो महंगाई विरोधी अभियान, तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था मेरे लाल? गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट को लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट वाकई में ये नहीं समझ पा रही थी कि लोग नाराज हैं। उस समय सरकार को क्या लग रहा था? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो सरकार ने इसको कभी सीरियसली ध्यान दिया ही नहीं। सरकार को लगने लगा कि ये तो ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। साथ ही साथ हम लोग देख रहे थे कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी मेरे लाल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कर रही थी? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी इक्वालिटी को लेकर प्रोटेस्ट करने लग गई थी। स्पेशली जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो लोग भी प्रोटेस्ट में क्या हो गए? वो लोग भी प्रोटेस्ट में इंडल्ज हो गए थे। साथ ही साथ इसी दौरान हम लोग ये देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम्स में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है? वो कहीं ना कहीं विटनेस होने लग जाते हैं। तो तुम ये समझो कि इलेक्शन के पहले की घटना है, चुनाव होने को है। चुनाव होने से पहले देश में क्या है? देश में इतनी सारी चीजें चल रही है, देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, देश में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सरकार को लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और सरकार को लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो तुम समझो कि स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोग क्या देख रहे थे? एट द सेम टाइम उस समय जो अपोजिशन के लोग थे, जो अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो एक स्ट्रैटेजी के साथ में आई। वो किस स्ट्रैटेजी के साथ में आई मेरे लाल? वो आई नॉन कांग्रेसियम के साथ में। कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ में आई? नॉन कांग्रेसियम। अब दिखती सी बात है कि कांग्रेस है एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत सारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होगी। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी, जरा अपन वो समझते हैं। तो वो नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी के साथ में आई थी। ठीक है, so situation during 1967 was not isolated from party politics. Opposition party were in favor of forefront of organizing public protests and pressurizing the government. The party opposed to Congress realized that division of their votes keep Congress in power. Thus party that were entirely different and disparate in their program and ideology got together to form an anti-Congress front. They felt that inexperience of Indira Gandhi and internal factionism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. ठीक है मेरे लाल,
हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी लेके आए, जिस स्ट्रैटेजी का नाम था नॉन कांग्रेसी। जो अपोजिशन वाली पार्टीज थी उन्होंने सोचा कि देश में इतनी सारी चीजें चल रही है, यही सही मौका है कि हमारे पास में पावर आ सकती है, यही सही मौका है कि हमारे पास में पावर आ सकती है। इन्होंने बोला, जो अपोजिशन पार्टीज थी इनका ऐसा कहना था कि हम अलग अलग हैं इसीलिए तो कांग्रेस जीत जा रही है, हम अलग अलग हैं इसीलिए तो कांग्रेस जीत जा रही है। अगर सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ में आ जाए तो चुनाव हम जीत जाएंगे, अगर सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ में आ जाए तो चुनाव हम जीत जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ड्राइंग अच्छी है मेरी, ड्राइंग पे बात कुछ मत करना, ठीक है, समझना है तुमको, ठीक है। मान लो हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे लाल, मान लो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कैंडिडेट है। ये वाला जो इंसान है कांग्रेस का है, इसको 30 वोट मिले, इसको 20 मिले, इसको 20 मिले और इसको 10 मिले। अब यहाँ पे जीत कौन रहा था, जीत रहा था हमेशा कांग्रेस वाला, क्योंकि इसको 30 वोट मिल रहे थे। अब ये जो अपोजिशन पार्टी वाले लोग थे इन्होंने सोचा कि अगर हम साथ में आ जाते हैं, अगर हम सब मिलके एक ही इंसान को उतार दे चुनाव लड़ने के लिए, हम अलग अलग हैं तो हमारे वोट बढ़ जा रहे हैं, अगर हम सब साथ में आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम कांग्रेस को हरा देंगे। तो इसी को नॉन कांग्रेसियम कहा गया है कि सारी अपोजिशन पार्टी ने सोचा कि हम अलग अलग हैं इसीलिए कांग्रेस जीत जाता है, क्योंकि हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम सब लोग साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, लोगों को अल्टरनेटिव मिलेगा। साथ ही साथ तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज ने नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए वो लोग सब लोग साथ में आने लग गए, ठीक है। उनको था कि इंदिरा गांधी को इनएक्सपीरियंस है, ठीक है, इंदिरा गांधी को इनएक्सपीरियंस है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी लड़ाई चल रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी को बनाया इन सीनियर लीडर्स ने, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया इन सीनियर लीडर ने, लेकिन आज इंदिरा गांधी इन सीनियर लीडर की ही नहीं सुनती है। इंदिरा गांधी अपने ही लोगों को क्या कर रही है, इंदिरा गांधी अपने ही लोगों को, अपने नए नए लोगों को ढूंढ रही है। तो कांग्रेस में अंदर के अंदर थोड़ी सी फूट डल चुकी है, देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर हम सब लोग साथ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को चुनाव में हरा सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को चुनाव में हरा सकते हैं। ये क्या थी, ये पूरी की पूरी नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी थी। और ये नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी किसने दी थी, ये नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी का ये नाम किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। किसने दिया था मेरे लाल, राम मनोहर लोहिया ने दिया था। राम मनोहर लोहिया का क्या कहना था, राम मनोहर लोहिया ने जब नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी दी तो राम मनोहर लोहिया ने लोगों से क्या बोला, राम मनोहर लोहिया ने लोगों से बोला दैट द कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, therefore coming together of the non-Congress party when necessary for reclaiming democracy for its people। राम मनोहर लोहिया का कहना था कि कांग्रेस का रूल नॉन डेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है, तो जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक साथ में आ जाएगी तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं इस देश की स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ में राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी दी थी, ठीक है। अब ये तो पूरा हो गया 1967 में क्या चल रहा था मेरे लाल, उसका पूरा का पूरा क्या हो गया, उसका पूरा का पूरा हम लोग क्या कह रहे हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस हो गया। अब 1967 में चुनाव हो गया, रिजल्ट क्या आया, बारी आई ना मेरे लाल कि अब रिजल्ट क्या आया, अब अपने को यह समझना है कि रिजल्ट क्या आया, ठीक है। द फोर्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली वेर हेल्ड इन February 1967, ठीक है। फोर्थ जनरल इलेक्शन जो था वो लोकसभा और स्टेट जनरल असेंबली का एक साथ में होना था, 1967 में हुआ। बैकग्राउंड आप जानती हो कि बैकग्राउंड में ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन था जो कि कांग्रेस के बिना था। जो लोग थे, लोग क्या कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस, मतलब कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आ रही थी, ठीक है। इलेक्शन वर्डिक्ट, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ऐसा कहा गया पॉलिटिकल अर्थक्वेक। जब 1967 के चुनाव का नतीजा आता है, जब 1967 के चुनाव का नतीजा आता है तो इसको कहा जाता है कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक। 1967 के इलेक्शन के रिजल्ट को कहा गया है पॉलिटिकल अर्थक्वेक। ऐसा क्यों कहा गया है पॉलिटिकल अर्थक्वेक, ठीक है। द कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा बट विथ इट्स लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952, half of the minister in Indira Gandhi's cabinet were defeated. The political stalwart who lost in their constituency included, ठीक है। हमने इसको ऐसा क्यों कहा गया पॉलिटिकल अर्थक्वेक, सबसे पहले कि सरकार कांग्रेस की बनी 1967 में, लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस को आज तक के सबसे कम वोट मिले थे और सबसे कम सीट मिली थी।
सरकार बन गई, लेकिन सबसे कम सीट 1952 से लेके अब तक जितने भी 3 इलेक्शन हुए हैं उन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस को अच्छी अच्छी सीट्स मिल रही थी। अब कांग्रेस के वोट के जो शेयर थे ना मेरे लाल, कांग्रेस के वोट के शेयर भी कम हो गए और कांग्रेस की सीट भी कम हो गई। ऑल्दो उन्होंने अपनी सरकार बना ली है, सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार जो थी, केंद्र सरकार कांग्रेस की बन गई है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या है, कांग्रेस के पास में वो मेजॉरिटी नहीं रही, कांग्रेस के पास में उतनी ज्यादा मेजॉरिटी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। साथ ही साथ हम लोग देखते थे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो जो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे ना, इंदिरा गांधी के कैबिनेट के जो बहुत सारे मिनिस्टर थे वो तक चुनाव हार गए थे। मतलब कांग्रेस की इतनी बुरी हालत थी। जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो स्टॉलवर्ड्स, जिसको अपन बोलते हैं ना स्टॉलवर्ड्स, मतलब जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जैसे के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के बी सहाय, तो ये जो लोग थे ना, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तक चुनाव हार गए थे। इन लोगों को कांग्रेस का बहुत बड़े लोग मानते थे उस समय के कांग्रेस में लोग, बहुत बड़े क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे मेरे लाल। तो ऐसा कहा गया ये तक चुनाव हार गए। कांग्रेस ने सरकार बना ली, कांग्रेस की लोकसभा में सरकार बन गई है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं मेरे लाल कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज तक चुनाव हार चुके हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और कांग्रेस ने, हमने क्या देखा, और कांग्रेस का हम लोग ये देख रहे थे कि कांग्रेस को वोट और सीट दोनों धीरे धीरे 1952 की अपेक्षा धीरे धीरे कम होने लग गए। ये बात तो हमने कहां की कर ली, ये बात हमने कर ली मेरे लाल सेंट्रल लेवल की। अब बारी आती है स्टेट लेवल की, ठीक है। द कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मेनी एज 7 स्टेट। 2 states defection prevented it from forming the government. These 9 states where Congress lost power were spread across the country. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस 7 स्टेट में मेजॉरिटी नहीं आ पाई, कांग्रेस की 7 स्टेट में मेजॉरिटी नहीं आ पाई, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो टोटल 9 स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। डिफेक्शन मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि तुमने चुनाव तो लड़ा है कांग्रेस की टिकट पे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद तुम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। तो जो, अगर मान लो कि मैं कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस की टिकट पर, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चुनाव जीत गया और फिर मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गया हूं, तो कांग्रेस के तो नंबर कम हो गए ना। तो 2 स्टेट्स में डिफेक्शन हुआ था, तो 7 स्टेट्स में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं आई, और इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन हुआ, तो टोटल 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। ये आजाद भारत के पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतनी ज्यादा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही हो स्टेट लेवल पे। तो हम लोग देख रहे थे कि स्टेट लेवल पे सिचुएशन क्या थी, स्टेट लेवल पे सिचुएशन काफी खराब सी थी। तो हम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी 1967 पोल, जो येलो है मेरे लाल, वहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली है। और जो हम लोग रेड से देख रहे हैं, रेड वाला जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, यहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी मेरे लाल। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। नाउ सिचुएशन इन मद्रास मतलब तमिलनाडु का जरा तुमको ध्यान से पढ़ना है, तमिलनाडु का मेरे लाल तुमको ध्यान से पढ़ना है। A regional party, the Dravida Munnetra Kazhakam DMK, came to power by securing a clear majority. This was the first time any non-Congress party has secured a majority of its own. The DMK won after having a massive Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as an official language. ठीक है, यहां पे अब आपको एक चीज समझना है कि तमिलनाडु में, मद्रास मतलब तमिलनाडु में हम देखते हैं एक रीजनल पार्टी उभर के आती है, डीएमके। तमिलनाडु में एक रीजनल पार्टी उभर के आती है, डीएमके। ये पार्टी को अपने आप पे मेजॉरिटी मिलती है, मतलब कि ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा? हमने चैप्टर नंबर 2 में मेरे लाल ये पढ़ा था कि केरला में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की कोएलिशन वाली सरकार थी। यहां पे मैप में सवाल आता है, ध्यान रखना, डीएमके या तमिलनाडु में पहली बार, या मतलब पूरे देश में पहली बार
किसी ने अपने आप अपने दम पर पूरी की पूरी मेजॉरिटी लाया हो अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, तो दैट वाज जीएमके। अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की अपने आप पे मेजॉरिटी आई हो बिना किसी कोएलिशन के, वो थी डीएमके। तो तमिलनाडु का इसलिए बताया गया है क्योंकि डीएमके वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने की जो हिंदी का जो मुद्दा चल रहा था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, और जो केंद्र सरकार जो हिंदी को इंपोज कर रही थी, तो इन लोगों ने यहाँ पे हद से ज्यादा क्या हद से ज्यादा प्रोटेस्ट किया, और इसके चलते तमिलनाडु के लोगों ने डीएमके को पूर्ण बहुमत दी है, फुल मेजॉरिटी दी है मेरे लाल। तो डीएमके या तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे हम लोग देख रहे हैं नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई है अपने दम पर, अपनी मेजॉरिटी पर, बिना कोएलिशन के। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में फॉर्म हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, लेकिन वो कोएलिशन वाली थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी की कहीं पे फॉर्म हुई है तो वो तमिलनाडु की है डीएमके, वो है तमिलनाडु की डीएमके। ये डिफरेंस को अपने को क्या करना है, इस डिफरेंस को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। The 1967 election brought the coalition politics into politics। तो 1967 का इलेक्शन है ना मेरे लाल, इसने कोएलिशन पॉलिटिक्स को बड़ा ही फेमस कर दिया, Since no single party had got majority, various non-Congress party came together to form a joint legislative party called Samyukt Vidayak Dal in Hindi that supported non-Congress government, that is known as SVD government। हम लोग ये देख रहे थे कि मैंने बताया था कि 9 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, ठीक है। 7 स्टेट्स में तो कांग्रेस को गवर्नमेंट नहीं मिली, 7 स्टेट में तो कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, और 2 स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाया। तो हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग जगह पे क्या हो रहा था, अलग अलग जगह पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। अब इसमें अगर तुम तमिलनाडु को अलग कर दो, क्योंकि तमिलनाडु में डीएमके को मेजॉरिटी मिली थी, बाकी सारी जगह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, कांग्रेस को तो नहीं मिली है लेकिन किसी और को भी नहीं मिली है। तो जहां पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी ना, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे कोएलिशन पॉलिटिक्स चल रही थी, वहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट हो रहा था। मतलब कि अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबकी सब साथ में आ जा रही थी कि आओ अपन मिलकर सरकार बनाते, इसी को कहा गया है संयुक्त विधायक दल, एसवीडी गवर्नमेंट, मतलब मिली जुली सरकार। संयुक्त विधायक दल, आ जाओ अपन सब मिलके क्या करते हैं, अपन सब मिलके सरकार बनाते। जैसे कि तुम साइकिल में देख रहे हो कि देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साइकिल में बैठ के क्या कर रहे हैं, एक साइकिल में बैठ के सरकार बना रहे हैं, एक साइकिल में बैठ के क्या कर रहे हैं मेरे लाल, एक साइकिल में बैठ के सरकार बना रहे हैं, ठीक है। In most of these cases, the coalition partners were ideologically incongruent. Explain. The SPD government in Bihar, for instance, include 2 socialist party, SSP and PSP, along with CPI on left and a Jansangh on right. यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत सारी जगह पे कोएलिशन गवर्नमेंट तो बन गई क्योंकि कांग्रेस को पावर में नहीं आने देना है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आ गई और उन्होंने क्या किया, वो साथ में मिलकर सरकार बनाने लग गए। जैसे कि बिहार का देखते हैं, तो बिहार में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लाल साथ में आ गई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आ गई, लेकिन सभी की आइडियोलॉजी में डिफरेंस था, सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। जैसे कि बिहार में देखते हैं 2 सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी एंड पीएसपी, तो 2 सोशलिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट की हो गई, ठीक है। और जनसंघ कंप्लीटली राइट विंग हो गया, लेफ्ट राइट क्या होता है ये मैंने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में पढ़ाया है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आ रही है और 4-5 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन इन 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये लोग सरकार क्यों चला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को पावर से बाहर रखना है, तो सेंट्रल लेवल पे तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन स्टेट लेवल पे बहुत सारी जगह पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सारी की सारी जगह कोएलिशन की सरकार थी एक्सेप्ट तमिलनाडु, ठीक है। इन पंजाब इट वाज द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट comprised the 2 rival Akali party at that time, the Sant group and the Master group, with both Communist Party, the CPI and CPIM, the SSP, the Republican Party and Bharatiya Janata Sangh।
पंजाब में भी हम लोग देख रहे थे कि दो अकाली, मतलब दो अकाली ग्रुप थे। वो अकाली ग्रुप क्या है ये तुम आगे पढ़ोगे, मतलब दो पार्टीज थी, वो दोनों अलग थी। इसमें भी सोशलिस्ट थे, इसमें भी राइट विंग के लोग थे, इसमें भी भारतीय जनसंघ था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। कहां भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी है, कहां कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी पूरा लेफ्ट सोचता है, भारतीय जनसंघ पूरा लाइट वाला है। सब लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? सब लोग साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। सब लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं? सब लोग साथ में मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स भी हमने देखी थी, कोएलिशन पॉलिटिक्स भी हमने देखी थी। तो एक बार क्विक रिकैप करते मेरे लाल। अब तक हमने क्या देखा? 1967 का जो इलेक्शन था, 1967 के इलेक्शन में हमने क्या देखा? इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस था, ठीक है। 1967 का कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस, टू प्राइम मिनिस्टर डेथ, ठीक है। इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस कम था, ठीक है। इनएक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है। प्रोटेस्ट, हर जगह क्या हो रहे थे? हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट, हड़ताल्स, ये वाली चीज देख रहे थे। और क्या देख रहे थे? नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रैटेजी बाय अपोजिशन, नॉन कांग्रेसियम, ये वाली चीज देख रहे थे, ठीक है। इन तमाम एंड हिंदू मुस्लिम राइट्स, इन सारे कॉन्टेक्स्ट के पीछे क्या हुआ था? इस सारे कॉन्टेक्स्ट के पीछे चुनाव हुआ था। रिजल्ट में हम क्या देखते हैं? रिजल्ट में हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक। रिजल्ट क्या आता है भैया? रिजल्ट को हम लोग कहते हैं 1967 का इलेक्शन क्या था? इट वॉज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक, क्यों? कांग्रेस की सरकार बन गई कहां पे? कांग्रेस की सरकार बन गई थी यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। कांग्रेस की सरकार यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बन गई थी। बट कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन मेनी स्टेट, बट कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन मेनी स्टेट। कांग्रेस बहुत सारे स्टेट में क्या है? कांग्रेस मेजॉरिटी लूज कर चुकी थी। इतनी चीजें अपने को क्लियर है, इतनी चीजें अपने को, यहां तक की चीजें क्या हो गई? यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई है। कोएलिशन पॉलिटिक्स भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या है। अब बारी आती डिफेक्शन। जब मैंने बताया था कि दो स्टेट में डिफेक्शन हुआ था, दो स्टेट में कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी, लेकिन वहां पे कांग्रेस के जो एमएलएस थे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में आ रहे थे, तो इसलिए वहां पे उनकी सरकार नहीं बन पा रही थी। तो दो स्टेट में डिफेक्शन हुआ था। तो आखिर ये डिफेक्शन क्या है ये समझना है। अगर आपको डिफेक्शन समझना है तो आयाराम गयाराम की एक स्टोरी है। तो आयाराम गयाराम की क्या है? आयाराम गयाराम की एक स्टोरी है, अपने को उसे समझना होगा मेरे लाल, ठीक है। The expression Ayaram Gayaram became popular in political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislator। ठीक है भैया, आयाराम गयाराम एक तरीके से क्या कर लो, एक तकिया कलाम या मुहावरा जैसे समझ लो, एक मुहावरा जैसे समझ लो। आयाराम गयाराम, आयाराम का मतलब क्या है? जो फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर, मतलब जो इंसान जीत के आता है वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है। कैसे? कि आज सरकार में, कल अपोजिशन आज सरकार, पार्टी बदल के, ठीक है। कि आज कांग्रेस में, कल दूसरी में, फिर इसमें, फिर उसमें। तो जब जो लेजिस्लेटर है, जो चुन के आए हैं, अगर वो फ्लोर क्रॉस कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज बार बार बदल रहा है, तो इसको आयाराम गयाराम से क्या किया गया है? इसको आयाराम गयाराम से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। The expression originated in an amazing feat of floor crossing achieved by Gayalal, an MLA in Haryana in 1967. He changes his party thrice in fortnight from Congress to United Front,
बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट अगेन। हम लोग देखते हैं ये आया राम गया राम का एक्सप्रेशन आया कहां से, तो 1967 के चुनाव में। 1967 के चुनाव में जब हरियाणा के चुनाव हुए थे तो हरियाणा के एक एमएलए थे, एमएलए का नाम था गयालाल। हरियाणा के एक एमएलए थे, एमएलए का नाम क्या था, एमएलए का नाम था गयालाल। ये जो गयालाल था भैया, इन्होंने एक रात में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली है, एक रात में 3 बार। आज कांग्रेस में, फिर कांग्रेस से उसी एक आध घंटे बाद यूनाइटेड फ्रंट मतलब अपोजिशन में चले गए, फिर वापस से कांग्रेस में आ गए एंड फिर वापस से यूनाइटेड फ्रंट में चल गए। इन्होंने एक रात में क्या किया, इन्होंने एक रात में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदली है। ठीक है, इट इज सेड दैट व्हेन गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह brought into चंडीगढ़ एंड प्रेस डिक्लेयर्ड गया राम वाज नाउ आया राम। ऐसा कहा गया भैया कि जब गयालाल यूनाइटेड फ्रंट में चले गए तो यूनाइटेड फ्रंट के बाद में रातों रात इन्होंने फिर से कांग्रेस वाले को फोन किया। तो कांग्रेस में उस समय जो लीडर थे हरियाणा में, राव बीरेंद्र सिंह को ये बोलते हैं कि भाई मेरे को वापस से कांग्रेस में आना है। तो राव बीरेंद्र सिंह इनको चंडीगढ़, जो कि कैपिटल है, ठीक है, चंडीगढ़ लेके गए। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि गया राम वाज नाउ आया राम। तो वहां से गया राम आया राम बन गया कि गया राम जो चले गया था, जो यूनाइटेड फ्रंट में गया राम चले गया था, वाज नाउ आया राम। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये टर्म आ गया आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो हमने 1967 के इलेक्शन में हमने क्या देखा, 1967 के इलेक्शन में मेरे लाल हमने कोएलिशन पॉलिटिक्स भी देखी और हमने डिफेक्शन भी देखा। ये हम भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देख रहे थे। तो 1967 के इलेक्शन में हमने कोएलिशन पॉलिटिक्स भी देखी और क्या देखा है मेरे लाल, कोएलिशन पॉलिटिक्स के साथ साथ में मेरे लाल हमने ये भी देखा है डिफेक्शन पॉलिटिक्स भी देखने को मिली। अब स्प्लिट इन दी कांग्रेस, जो मैंने बताया था कि कांग्रेस में क्या हो रहा था, कांग्रेस में अंदर ही अंदर क्या था, कांग्रेस में अंदर ही अंदर फूट डल रही थी, कांग्रेस में अंदर ही अंदर फूट डल रही थी। तो जरा अपने को इसे समझना है, तो जरा अपने को इसे समझना है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ 1967, कांग्रेस रिटेन पावर एट सेंटर, कॉस्ट रिड्यूस मेजॉरिटी एंड लॉस्ट पावर इन मेनी स्टेट। हम लोग देख रहे थे कि 1967 में कांग्रेस की केंद्र सरकार बन चुकी थी और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। लेकिन विथ रिड्यूस मेजॉरिटी कांग्रेस की मेजॉरिटी काफी कम हो चुकी थी मेरे लाल, और बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। ठीक है, उसी समय अंडर करंट, उसी समय क्या चल रहा था, उसी समय देश में क्या चल रहा था, द रिजल्ट प्रूव दैट कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शन। अब सभी के मन में ये बात आ चुकी थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी लोगों के मन में ये बात आ चुकी थी कि जब बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस को हरा दिया, तो कांग्रेस चुनाव हार सकती है। आजादी के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को चुनाव हराना अपने आप में जंग है, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस चुनाव क्या कर सकती, कांग्रेस आराम से चुनाव हार सकती है भैया। ठीक है, रियलिटी क्या थी, कांग्रेस कुड हैव बीन डिफीटेड बट देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट। रियलिटी ये थी कि भैया कांग्रेस डिफीट बिल्कुल हो सकती है, देखा जाए तो बिल्कुल कांग्रेस को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हरा सकती है, लेकिन उस समय कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। तुम लोग देख रहे थे कि जैसे हमने बात की, कहा कि हमने बिहार और पंजाब की बात करी, तो तुम देख रहे हो कि कैसे अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके सरकार चला रही है। तुम बताओ ना, इनकी सरकार कब तक चलेगी? जब 4-5 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चलाती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में सभी फैल जाएंगे। कैसे फैल जाएंगे? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी सीएम पद मेरे पास होना चाहिए, दूसरी लड़ेगी कि मेरे पास ये होना चाहिए, तीसरी लड़ेगी मेरे पास ये होना चाहिए। तो कांग्रेस चुनाव हार सकती है, ये सभी को क्लियर था, लेकिन सबको ये क्लियर था कि कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको तुम आज के टाइम से रिलेट करना स्टार्ट करो मेरे लाल। उस समय की जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना, वैसे ही आज भी कुछ चल रहा है। आज बस कांग्रेस की जगह बीजेपी होती जा रही है। ठीक है, मोस्ट नॉन कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट इन द स्टेट डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, दे लॉस्ट मेजॉरिटी एंड ईदर अ न्यू कॉम्बिनेशन वर फॉर्म्ड और प्रेसिडेंट रूल हैज टू बी इम्पोज्ड। हम लोग देख रहे थे कि जितने भी स्टेट्स थे वहां पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पा रही थी। ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पा रही थी। क्यों? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, पहला वो, या ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हो तो फिर से चुनाव हुए, या फिर वहां पे हम लोग देख रहे थे कि पहले 4 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चला रही है, इसमें से एक आउट हो गई, दूसरी 2 आ गई, तो नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे थे। इन 2-3 साल के अंदर उन स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट खलबली मच गई एक तरीके से। लोगों को भी लगने लग गया कि इससे अच्छी तो कांग्रेस ही थी, कम से कम
भले ही कुछ ना कर रही थी लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट तो थी, भले एक स्टेबल गवर्नमेंट ही तो थी। तो कांग्रेस वाज लाइक अमर है हम, कांग्रेस तो ऐसी हो गई थी कि हम अमर हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही भी तो 2-3 साल रहेगी, हम अमर हैं, हम अमर हैं। कांग्रेस की स्थिति कैसी हो गई थी? कांग्रेस की स्थिति मेरे लाल कुछ इस तरीके से हो गई थी, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा क्या रहा, ये तो पूरा चुनाव का रहा, 1967 का पूरा चुनाव तो मैं यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बारी आती है स्प्लिट इन कांग्रेस को बड़े ध्यान से समझने की कि आखिर ये कांग्रेस में स्प्लिट क्यों आया, कांग्रेस के अंदर क्या लड़ाई चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि जो कांग्रेस के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि उनको था कि इंदिरा गांधी हमारी सुनेगी, लेकिन इंदिरा गांधी उनकी सुन नहीं रही थी। ये जो बड़े बड़े जो लोग थे, ये जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे, जिन्होंने कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो बड़े बड़े सीनियर लोग थे कांग्रेस के, इसी ग्रुप को क्या कहा गया है? इसका एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कहा गया है सिंडिकेट ग्रुप। मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, इनको सिंडिकेट के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडिकेट ग्रुप। जैसे कि तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास है पूरी की पूरी क्लास 12th, क्लास 12th में अलग अलग ग्रुप हो गए ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो वैसे ही पूरा का पूरा कांग्रेस है। लेकिन ये जो पावरफुल और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ये थे सिंडिकेट ग्रुप। तो हम लोग ये देख रहे थे कि सिंडिकेट ग्रुप और इंदिरा गांधी की बन नहीं रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी इन सिंडिकेट की बात नहीं सुन रही थी और सिंडिकेट को था कि हमारी बात सुनो। तो इसके चलते आप अपन कांग्रेस में क्या करेंगे, इसके चलते आप अपन कांग्रेस में स्प्लिट देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे लाल? स्प्लिट देखेंगे, ठीक है। The real challenge to Indira Gandhi came not from the opposition but from within her own party, that is syndicate. इंदिरा गांधी को 1967 के बाद से समझ में आने लग गया कि मुझे बाहर से इतना खतरा नहीं है, मुझे अपोजिशन पार्टी से इतना खतरा नहीं है। इतना इंदिरा गांधी को समझ में आ गया कि अपोजिशन पार्टी ज्यादा समय तक सरकार चला नहीं पाएगी, मुझे अपोजिशन पार्टी से खतरा नहीं है, मुझे खतरा है तो इस सिंडिकेट ग्रुप से, मुझे खतरा है तो इस सिंडिकेट ग्रुप से है, ठीक है। मतलब घर के अंदर से खतरा है, ठीक है। The syndicate had played a role in installation of Indira Gandhi as a prime minister by ensuring her election as a leader of parliamentary party. These leaders expected Indira Gandhi to follow her advice. Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within government and the party. She chose and trusted the group of advisors from outside the party. Slowly and carefully, she sidelined the syndicate. वही कि सिंडिकेट को इंदिरा गांधी ध्यान नहीं देती थी, इंदिरा गांधी अपने लोग अपना ही एक ग्रुप बनाने लग गई थी, इंदिरा गांधी अपने ही एक ग्रुप बनाने लग गई थी, अपना ही ग्रुप कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के बाहर भी। जो लोग इंदिरा गांधी को लगते थे कि इन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, इंदिरा गांधी क्या करी थी, वो बाहर वाले लोगों से भी अच्छे व्यवहार बना रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को था कि आज ये कांग्रेस में नहीं है तो क्या हुआ, मैं बाद में तो कांग्रेस में ले आऊंगी। आज हो सकता है तुम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हो, तुम मेरा साथ दो, अगली बार तुम कांग्रेस में आ जाना, हो सकता है ना। तो इंदिरा गांधी एक अपना ही ग्रुप बना रही थी, जो कि सिंडिकेट ग्रुप से अलग था। कुछ लोग कांग्रेस के थे और कुछ लोग बाहर के थे, और इंदिरा गांधी एक अपना ही ट्रस्टवर्दी लोगों का ग्रुप बना रही थी। तो ये चीज क्या हुई, ये चीज सिंडिकेट को सहन नहीं हुई, ये चीज सिंडिकेट को सहन नहीं हुई। सिंडिकेट क्या है तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, एन इनफॉर्मल नेम गिवन टू पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर विद इन द कांग्रेस, ठीक है, ठीक है। इट वॉज लेड बाय, अब सिंडिकेट में कौन कौन लीडर्स थे जरा अपन इसे समझ लेते हैं, ये एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। इट वॉज लेड बाय के कामराज, एस के पाटिल of Bombay City, later named as Mumbai, S. Nalinajappa of Mysore, later Karnataka, and Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh, and Atulya Ghosh of West Bengal. ठीक है। Both Lal Bahadur Shastri and later Indira Gandhi owned their position to support received from their syndicate. This group has a decisive say in Indira Gandhi's first Council of Ministers and also in the policy formulation and implementation. इन लीडर में हम लोग क्या देख रहे थे, सिंडिकेट में जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, के कामराज हो गए, अतुल्य घोष हो गए, ठीक है, एन संजीवा रेड्डी हो गए, ये जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज थे भैया, इनको अपन सिंडिकेट में मानते थे। ऐसा माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना और इंदिरा गांधी का पहली बार जब 1966 में जब वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो इन पहली बार में सिंडिकेट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहा इनको प्रधानमंत्री बनाने में, क्योंकि कांग्रेस इनकी बात मानती है, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेगी तो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। तो नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये भी सिंडिकेट ग्रुप ने पहले से डिसाइड किया था। और इनिशियली ये सिंडिकेट ग्रुप पीछे से कैसी पॉलिसी होगी, कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना है, सिंडिकेट ग्रुप का बहुत बड़ा रोल रहता था। तो मानो तो ऐसा कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि सरकार में दिख इंदिरा गांधी रही है 1966 में, लेकिन काम पूरा का पूरा कौन कर रहा है, लेकिन काम पूरा का पूरा कौन कर रहा है, काम पूरा का पूरा सिंडिकेट ग्रुप कर रहा है, ठीक है भाई साहब,
ठीक है, तो स्प्लिट इन कांग्रेस, ये स्लाइड आप बाद में पढ़ना, मतलब इस स्लाइड पे बाद में आते हैं, सबसे पहले यहां समझते हैं। तो इंदिरा गांधी के सामने भैया दो चैलेंजेस थे, ठीक है। दस इंदिरा गांधी फेस टू चैलेंजेस। शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिंडिकेट। सबसे पहले इंदिरा गांधी को कांग्रेस में ही अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी थी, क्योंकि अगर सिंडिकेट ने सपोर्ट विड्रॉ कर दिया तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी ना, ऑलरेडी कम मेजोरिटी है। ऊपर से अगर सिंडिकेट अगर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर देता है तो इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाएगी। तो इंदिरा गांधी का सबसे पहले चैलेंज क्या था भैया, कि उनको इस सिंडिकेट से अपने आप में एक इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, कि उनकी सरकार बिना सिंडिकेट के चलती रहे, उनके सपोर्ट के। एट द सेम टाइम she also needed to work towards regaining the ground that Congress has lost in 1967 election। और साथ ही साथ में इंदिरा गांधी को, मतलब 1967 के इलेक्शन में भैया जो हार हुई थी, तो इंदिरा गांधी को ग्राउंड लेवल पे वो वर्क करना जरूरी है कि जो 1967 के चुनाव में हार हुई है वो हार फिर कभी ना हो, ठीक है। तो दस इंडिया गांधी अडॉप्टेड अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटेजी, और इन दोनों अप्रोच के लिए भैया इंदिरा गांधी ने एक बहुत बोल्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। अब क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की वो भी समझ में आएगी, वो भी समझ में आएगी। सो द स्ट्रेटेजी ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, she converted a simple power struggle into an ideological struggle। She launched a series of initiatives to give the government a policy, a left orientation। She got the Congress Working Committee to adopt a 10-point program in May 1967। ठीक है भैया, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस पावर स्ट्रगल को एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट किया। पावर स्ट्रगल सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच का, और पावर स्ट्रगल इंदिरा गांधी को जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में था। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि सारी जगह पे पावर स्ट्रगल चल रहा है, इसको एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट करो। कैसे? लोगों के पास जाओ, लोगों से बोलो कि सरकार अब क्या करी, सरकार गरीबों का सोच रही। तो इंदिरा गांधी ने एक लेफ्ट ओरिएंटेशन दिया। इंदिरा गांधी ने एक लेफ्ट ओरिएंटेशन, एक सोशलिज्म के तरफ क्या क्या इंदिरा गांधी ने ओपनली सोशलिज्म के तरफ क्या क्या ओपनली सोशलिज्म की तरफ इंदिरा गांधी टिल्ट हो गई, और इंदिरा गांधी ने लोगों को एक लेफ्ट ओरिएंटेशन दिया, ठीक है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, उनसे 10 पॉइंट प्रोग्राम को क्या किया, 10 पॉइंट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करवाया। एक 10 पॉइंट प्रोग्राम्स को इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट करवाया। अब ये 10 पॉइंट प्रोग्राम्स क्या है भैया, ठीक है। दीज प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, nationalization of general insurance, ceiling on urban property income, and public distribution of food grains, land reforms, and provision of outside to the rural poor। इंदिरा गांधी ने बोला ये 10 पॉइंट प्रोग्राम्स क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो भी प्राइवेटाइजेशन है उसको सरकार के कंट्रोल में करो, ठीक है, सरकार के कंट्रोल में करो। जो इंश्योरेंस है उसको सरकार के कंट्रोल में करो। जो अर्बन प्रॉपर्टी उस पर सीलिंग लगा दो। सीलिंग लगाना मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से ज्यादा कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल सीलिंग मतलब ये होता है कि सिद्धार्थ पटेल के ऊपर अगर मतलब मेरे लिए कोई सीलिंग लॉ है, या इन जनरल भारत में कोई सीलिंग लॉ है, तो वो ये कहेगा कि 18 एकड़ से ज्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं रहनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी का था कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे प्रॉपर्टी लेके हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लोगों को अनाज बांटो। साथ ही साथ गांव में जो गरीब लोग हैं उनको घर दो। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों के मन में एक सॉफ्ट पावर जागा। इससे लोगों के मन में एक सॉफ्ट पावर जागा कि इंदिरा गांधी क्या कर रही है, इंदिरा गांधी हमारे लिए काम कर रही है, इंदिरा गांधी हमारे लिए काम कर रही है। While the syndicate leader formally approved this left wing program, they had serious reservation about the same। अब इंदिरा गांधी जो प्रोग्राम लेके आई उसको लेफ्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको एटलीस्ट ये सिंडिकेट को अप्रूव करना पड़ेगा। क्यों अप्रूव करना पड़ेगा? अगर सिंडिकेट अप्रूव नहीं करेगा तो लोगों के मन में क्या मैसेज जाएगा, लोगों के मन में क्या मैसेज जाएगा कि सिंडिकेट हमारे फेवर में नहीं। तो सिंडिकेट ना चाहते हुए भी, सिंडिकेट ग्रुप की इच्छा नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, सिंडिकेट ग्रुप को इसको अप्रूव करना पड़ा, ठीक है भैया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी एकदम प्रो पुअर, एकदम सोशलिस्ट प्रोग्राम के साथ में लोगों के सामने उतरने लगी। तो इंदिरा गांधी को यह था कि इससे लोगों को क्या करो, लोगों का अटेंशन खींचो, वोटर्स वहां से लो। अब यहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है भैया, और इस प्रेसिडेंट इलेक्शन के साथ साथ में ऑफिशियली कांग्रेस का स्प्लिट हो जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969, ठीक है। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी केम इन ओपन इन 1969। हम लोग देखते भैया जो फैक्शन राइवलरी है, फैक्शन राइवलरी मतलब फैक्शन मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप। तो ये सिंडिकेट एक ग्रुप है और इंदिरा गांधी का जो एक ग्रुप है, तो ये दोनों फैक्शंस में जो लड़ाई है, ये लड़ाई खुल्लम खुल्ला पब्लिक के सामने आ गई 1969 में।
अब तक ये लड़ाई क्लोज डोर चल रही थी, अब तक ये लड़ाई कुछ लोगों को पता थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला पूरे देश के सामने ये लड़ाई भैया आ गई प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969 में। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले भैया जो भारत के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। भारत के जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। तो भारत का प्रेसिडेंट का पद क्या होता है? भारत का प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है। भारत का प्रेसिडेंट का पद हो जाता है खाली। अब जब भारत का प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो वहां पे फिर से चुनाव होंगे। अब फिर से चुनाव होंगे तो जरा समझते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, The post of President of India fell vacant that year. Despite Mrs. Gandhi reservation, the syndicate managed to nominate her long-time opponent and then Speaker of Lok Sabha N. Sanjeeva Reddy as the official Congress candidate for ensuing presidential election. Indira Gandhi retaliated by encouraging the then Vice President V.V. Giri to file his nomination as an independent candidate. अब भैया प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई है और होना है प्रेसिडेंट का चुनाव, तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट करेगी। जो भी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट पद के लिए अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करना होगा वो नॉमिनेट करेंगे। तो यहां पे सिंडिकेट क्या करता है? सिंडिकेट के पास में क्योंकि नंबर्स हैं, तो सिंडिकेट क्या करता है? सिंडिकेट इंदिरा गांधी के जो अपोनेंट थे एन संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी सिंडिकेट के एक मेंबर है। सिंडिकेट क्या करता है कि एन संजीवा रेड्डी जो कि लोकसभा के स्पीकर भी हैं, उनको ये लोग प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट कर देते हैं एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस। की कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा? एन संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी की इच्छा नहीं थी, इंदिरा गांधी की रिजर्वेशन, मतलब इंदिरा गांधी बोली थी इनको नॉमिनेट नहीं करते, फिर भी सिंडिकेट ग्रुप तो एज एन ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट किसको, एज एन ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट किसे इलेक्शन के लिए खड़ा कर देते हैं? एन संजीवा रेड्डी को। अब इंदिरा गांधी सोचती है कि कांग्रेस का तो ऑफिशियल कैंडिडेट क्या हो चुका है? कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट तो एन संजीवा रेड्डी। तो इंदिरा गांधी उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, इंदिरा गांधी वीवी गिरी से बोलती है कि आप भी इलेक्शन में क्या करो, आप भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मतलब हम आपके नाम के आगे कांग्रेस का नाम नहीं लगा रहे हैं, ना मेरा नाम लगा रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हूं। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से बोला, जो कि उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे, कि आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करो, आप एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ो, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ो। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या देख रहे थे? एन संजीवा रेड्डी को सिंडिकेट सपोर्ट कर रहा था और ये कांग्रेस के ऑफिशियल दावेदार थे, और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी पीछे से सपोर्ट कर रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब ये अपने आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? प्रेसिडेंट इलेक्शन 1969। अब क्या होता है भैया? वोटिंग होगी, तो अब क्या होगा जरा वो समझते हैं। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ सिंडिकेट, द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट S. Nalinjappa issue a whip asking all Congress MP and MLA to vote in the favor of Sanjeeva Reddy. इंदिरा गांधी साथ में क्या कर रही थी? सपोर्टर ऑफ इंदिरा गांधी requestioned a special meeting of AICC, but this was refused. ठीक है, after silently supporting VV Giri, the Prime Minister openly called for a conscience vote. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं भैया? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन जो कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है एस नलिनजप्पा, वो क्या करते हैं भैया? एस नलिनजप्पा, प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो मेरे लाल, स्पेलिंग से ध्यान देना है, ठीक है? तुम स्पेलिंग से ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पेपर में तुमको स्पेलिंग लिखनी है। तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मेरे लाल, वो क्या करते हैं? वो व्हिप इशू करते हैं। व्हिप इशू मतलब कि पार्टी के प्रेसिडेंट ने व्हिप इशू किए, मतलब कि आप सभी को प्रेजेंट रहना होगा और जिसको ये बोल रहे हैं आपको उसको वोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट व्हिप इशू करते हैं कि सारे एमपी और सारे एमएलए को किसको वोट करना है? जो भी कांग्रेस के एमपी और कांग्रेस के एमएलए, उन सबको किसको वोट करना है? उन सबको वोट करना है एन संजीवा रेड्डी को वोट करना है, एस संजीवा रेड्डी को वोट करना है, क्योंकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं ऑफिशियल। अब यहाँ पे क्या होता है? इंदिरा गांधी और सपोर्टर ऑफ इंदिरा गांधी ने पहले बात की कि पूरे कांग्रेस की एक मीटिंग हो जाए, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह ने मना कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में इंदिरा गांधी साइलेंटली वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने बोल दिया कंसाइंस वोट। इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि सब अपने इच्छा अनुसार वोट कर दो, कंसाइंस वोट, जिसको तुम्हारी इच्छा है तुम उसको वोट करो। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के एमपी और एमएलए हैं, वो सभी एन संजीवा रेड्डी को वोट करेंगे। ये प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कांग्रेस के।
और यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है वो क्या बोल रही है कि जितने भी कांग्रेस के एमपी और एमएलए वो कंसाइंस वोट करे। कंसाइंस वोट मतलब जिसको तुम्हारी इच्छा हो तुम उसको करो। ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला कि बात प्रेसिडेंट, पार्टी में प्रेसिडेंट बड़ा होता है बेटा। प्रधानमंत्री देश के लिए बड़े, लेकिन पार्टी में पार्टी का प्रेसिडेंट बड़ा होता है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक वॉर जैसी सिचुएशन है, ये या ये। अब रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है? The election ultimately resulted in the victory of VV Giri, the independent candidate, and the defeat of Sanjeeva Reddy, the official Congress candidate. रिजल्ट में आता है भैया कि वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। रिजल्ट ये आता है कि वीवी गिरी चुनाव जीत जाते हैं। अब वीवी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो चुनाव हार गए। तो लोगों के मन में भी स्पेकुलेशन तो आएंगे ना कि कांग्रेस के पास तो मेजॉरिटी है, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हार गए? कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गए और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया। ठीक है। The defeat of Congress candidate formalized the split in the party. The Congress president expelled the prime minister from the party. She claimed that her group was the real Congress. अब हम लोग देखते हैं कि भैया एन संजीवा रेड्डी की डिफीट जो है, इनकी जो हार है, ये ऑफिशियली यहां से कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है। ऑफिशियली लोगों को भी पता चल जाता है कि यहां से स्प्लिट आ गया। जो कांग्रेस पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल देते हैं, क्योंकि आपको पार्टी के नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे, आपको पार्टी के नियम कायदे कानून मानने पड़ेंगे। अब जब उनको पार्टी से निकाला गया इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी का कहना था कि मैं और मेरे सपोर्टर है रियल कांग्रेस, और सिंडिकेट ग्रुप का कहना था कि हम है रियल कांग्रेस। अब तुम बोलोगे कि सर इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पर कैसे रही? प्रधानमंत्री पद पर रही हैं, वो कैसे रही हैं? क्योंकि लोकसभा में तो क्या होता है, आपको मेजोरिटी चाहिए। इंदिरा गांधी ने बोला कि मेरे फेवर में कितने लोग हैं, तो कुछ अपोजिशन के लोगों ने इंदिरा गांधी के फेवर में वोट कर दिया, और कांग्रेस के लोग भी तो कुछ कुछ इंदिरा गांधी के फेवर में थे, उन्होंने भी मेजोरिटी तो शो कर दी। तो इंदिरा गांधी के पास मेजोरिटी मिल गई थी, कुछ अपोजिशन से कुछ अपने लोगों से, लेकिन ऑफिशियली वहां के जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इंदिरा गांधी बोल रही थी कि मेरी कांग्रेस रियल है, और ये लोग बोल रहे थे कि मेरी कांग्रेस रियल है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी बाय नवंबर 1969, कांग्रेस पार्टी में भैया जब इंदिरा गांधी को निकाल दिया और उसके बाद में चीजें कैसी हुई, तो कांग्रेस पार्टी कैसी थी? ठीक है। कांग्रेस ओ, द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट, जो सिंडिकेट का ग्रुप था उसका नाम हो गया कांग्रेस ओ, क्योंकि इंदिरा गांधी बोल रही थी कि मेरी कांग्रेस क्या है, मेरी कांग्रेस है रियल कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस को बोला जा रहा था कांग्रेस आर, और सिंडिकेट की कांग्रेस को बोला जा रहा था कांग्रेस ओ। तो ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, ऑफिशियली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कांग्रेस में स्प्लिट आ जाता है। इंदिरा गांधी जो बोल रही थी कि मेरी पार्टी है कांग्रेस रियल कांग्रेस, तो इंदिरा गांधी की पार्टी को बोलने लग गए कांग्रेस आर, और इनकी पार्टी को कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि हमारी कांग्रेस रियल कांग्रेस है। ठीक है। Indira Gandhi projected the split as an ideological divide between the socialist and conservative, between the pro-poor and the pro-rich. इंदिरा गांधी फिर लोगों के बीच में गई। इंदिरा गांधी ने लोगों से बोला कि जो डिवाइड है, ये डिवाइड है अमीर और गरीब के बीच का। हम प्रो पुअर हैं, वो प्रो रिच है। हम चीजें बदलना चाहते हैं, वो कंजर्वेटिव है, वो चीजें नहीं बदलना चाहते हैं, वो चीजें एज इट इज रखना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी ने इस स्प्लिट को भी एक आइडियोलॉजिकल वॉर में छेड़ दिया। इंदिरा गांधी ने इस स्प्लिट को भी आइडियोलॉजिकल वॉर में छेड़ दिया। अब जरा समझो इंदिरा गांधी ने क्या किया था। जब इंदिरा गांधी सोशलिस्ट प्रोग्राम लेके आ रही थी, जब इंदिरा गांधी सारे सोशलिस्ट प्रोग्राम लेके आ रही थी, तो इंदिरा गांधी एक चीज लेके आई थी। इंदिरा गांधी एक प्रोग्राम लेके आई थी, वो था अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। वो क्या था मेरे लाल? वो था अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। नाउ व्हाट इज प्रीवी पर्स? प्रीवी पर्स है क्या? ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एन अश्योरेंस टू देम वाज गिवन that after the dissolution of princely rule, the ruler's family must be allowed to retain certain private property and given a grant in hereditary or government allowance, measured on the basis of the extent, revenue and political of merging the state. This grant was called the privy purse. ठीक है। जब भारत अपने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहा था, चैप्टर 1 में ध्यान रखो, जब भारत अपने प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहा था, तो भारत ने साम दाम दंड भेद हमने सब इस्तेमाल किया प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। जब वे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहे थे, तो प्रिंसली स्टेट्स क्यों मर्ज होंगे? वो तो बोलेंगे हमारे पास में तो इतनी प्रॉपर्टी है। तो इनसे सरकार ने उस समय ऐसा बोला था कि कुछ प्रॉपर्टी तुम रख लो, कुछ प्रॉपर्टी तुम सरकार को दे दो। एक राजा है तो राजा का तो कितनी सारी प्रॉपर्टी है, राजा का तो पूरा राजवाड़ा ही है, वो पूरा जो शहर है या वो पूरा जो गांव है वो पूरा का पूरा राजा का। तो ये बात हुई थी कि भैया देखो, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी तुम रख लो, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी तुम सरकार को दे दो। ठीक है। इसके साथ साथ
प्रीवी पर्स में ये भी बात हुई थी कि इनको क्या होगा, इनको सरकार हर महीने कुछ पैसे देगी, इनको सरकार इन राजा महाराजा को हर महीने कुछ पैसे देगी, पेंशन समझ लो, सैलरी समझ लो, जो समझना है, क्योंकि वो भारत में मर्ज हो रहे हैं, इनको सरकार पैसे देगी। ठीक है, और इसी को प्रीवी पर्स कहा गया है कि जब आप प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहे थे तब हमने उनसे कुछ वादे किए थे कि कुछ प्रॉपर्टी और कुछ पैसे तुमको सरकार देगी। कितने पैसे देगी, कितनी प्रॉपर्टी देगी, तो ये तय हुआ था कि जो प्रिंसली स्टेट जितना बड़ा है उसको उतने पैसे, उसको उतनी प्रॉपर्टी। जो प्रिंसली स्टेट छोटा है, मतलब राजा भी तो रेवेन्यू लेते थे ना, तो जिस प्रिंसली स्टेट के पास ज्यादा रेवेन्यू उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिस प्रिंसली स्टेट के पास कम रेवेन्यू है, कम जगह है, उसको कम पैसा मिलेगा। ये बात हुई। अब ये जो प्रीवी पर्स का जो कंसेप्ट था, ये गुड है या बैड है, ये गुड है या बैड है, जरा अपन इसे समझते हैं। ठीक है, at the time of accession there was a little criticism of these privileges since integration and consolidation was a primary aim। जब हम प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर रहे थे भैया, तब जब सरकार ने ये सारे वादे किए थे, जब हम उनको मर्ज कर रहे थे, जब सरकार ने ये वादे किए थे, तो लोगों ने काफी कम क्रिटिसिज्म किया। क्यों कम क्रिटिसिज्म किया? क्योंकि उस समय नीड थी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने की। अगर हम प्रिंसली स्टेट को मर्ज नहीं करते तो ये भारत तुम्हें कितना बिखरा हुआ नजर आता ना। तो उस समय बेटा नीड थी, उस समय मेरे लाल ये नीड थी। क्या नीड थी? कि हम प्रिंसली स्टेट्स को क्या करें, हम प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर ले, हम प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर ले। तो ये वादे उस समय के लिए जायज थे और लोगों ने उस समय क्रिटिसिज्म नहीं किया। अब इसका नुकसान क्या है? येट हेरिडेटरी प्रिविलेज वेर नॉट कॉन्सोनेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब जब 10-20 साल आगे बढ़ गए तो वही वाली बात है ना, पैसे दे रहे हैं तो अखर रहे ना, इतने सारे पैसे दे रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश में लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम इन राजा महाराजा को पैसे दे रहे हैं। तो अब क्रिटिसिज्म आने लग गया कि भैया जो भारत के संविधान में जो प्रिंसिपल्स लिखे गए इक्वालिटी के, जस्टिस के, वो तो कहीं ना कहीं इससे ये सारी चीजें गलत जा रही ना। भारत तो सबको इक्वालिटी और जस्टिस के साथ देख रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो 10-20 साल बाद इसका क्रिटिसिज्म आने लग गया, तो 10-20 साल बाद इसका क्रिटिसिज्म आने लग गया। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ प्रिंसली पर्स, प्रीवी पर्स, अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स following the 1967 election, Indira Gandhi supported the demand that government should abolish the privy purses। 1967 के इलेक्शन के बाद में इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया। इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया। इंदिरा गांधी ने बोला कि प्रीवी पर्सेस हमें अबॉलिश कर देने चाहिए, हम इन्हें पैसा नहीं देंगे, हम इन्हें पैसा नहीं देंगे। ठीक है, नो अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मॉरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू द ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। जो मोरारजी देसाई थे और जो सिंडिकेट थे, वो बोल रहे थे कि प्रीवी पर्स को अबॉलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसेस ने, जो राजा महाराजाओं ने जो हमारे साथ में जो वादे किए थे, जो हमने उनके साथ में वादा किया है, उस वादे को हम तोड़ रहे हैं, तो ये मॉरली रॉन्ग होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे थे, लेकिन एट द एंड फाइनली हुआ क्या? अरे हुआ तो हुआ क्या? एट द एंड फाइनली क्या हुआ? फाइनली देखते हैं। The government tried to bring a constitutional amendment in 1970, but it did not pass in Rajya Sabha. It then issued an ordinance which struck down by the Supreme Court. Indira Gandhi made into a major election issue in 1971 and got a public support. Following its massive victory in 1971 election, the constitution was amended to remove the obstacle for the abolition of privy purses. ठीक है, हमने देखा हुआ क्या? 1970 में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तुम भी जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, राज्यसभा में सरकार के पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो पास नहीं हो पाया। फिर सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई। ऑर्डिनेंस मतलब कि अगर आप कानून के जरिए, अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो, तो आप टेम्पररी आप ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या कर सकते हो? एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आप चीजों को टेम्पररी होल्ड पे रख सकते हो, टेम्पररी आप प्रीवी पर्स को रोक सकते हो। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है ऑर्डिनेंस। तो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया कि तुमको अगर प्रीवी पर्स को क्या करना है, बैन ही करना है, तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करो, ये टेम्पररी वाला मत करो। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने शट डाउन कर दिया। फाइनली जब 1971 में चुनाव होता है ना, तो इंदिरा गांधी ने, जब अगला चुनाव होता है, तो इंदिरा गांधी ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। इंदिरा गांधी से क्या करती है? इंदिरा गांधी से बहुत बड़ा मुद्दा उठाती है लोगों के बीच में। और फाइनली जब इंदिरा गांधी की जीत होती है 1971 में, तब इंदिरा गांधी के पास में ताबड़तोड़ मेजॉरिटी रहती है, और फिर इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को अबॉलिश कर देती है जब 1971 में उनकी सरकार बन जाती है। तो ठीक है, द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस।
अब हमने ये देखा है कि 1967 में कांग्रेस सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज पहुंचा है। 1967 में कांग्रेस सिस्टम को कहीं ना कहीं चैलेंज पहुंचा है। अब अगला इलेक्शन होता है 1971 में। अब तुम बोलोगे सर 1971 में क्यों, अभी तो 5 साल नहीं हुए। समझते हैं जरा। लेकिन 1971 में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस का रीस्टोरेशन होता है, कांग्रेस को फिर से बहुत मेजॉरिटी मिलती है। अब जरा 1971 को समझते हैं। Congress split of 1969. The defeat of the official Congress candidate formalized the split in party. How did the Congress R manage to be in power, continue in office with an issue-based support of few other parties, including the Communist Party of India and DMK? During this period, the government made conscious attempt to project its social credential. Congress R planned for the election ahead. Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform law, undertook the further land ceiling legislation. वही वाली बात है कि 1969 के बाद में जब कांग्रेस में स्प्लिट हो गया तो इंदिरा गांधी पावर में कैसे रही? इंदिरा गांधी पावर में रही, डीएमके का सपोर्ट मिल रहा था इंदिरा गांधी को, और हम लोग देख रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट दे रही थी बाहर से मतलब ये लोग ऑफिशियली कांग्रेस में नहीं आए, ना ही कांग्रेस के साथ इन्होंने कोई अलायंस बनाई, लेकिन ये लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी को। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने देख लिया था कि भैया मेरे को मेरी पोजीशन मजबूत करनी, क्योंकि कांग्रेस भी स्प्लिट हो चुकी है, अभी तो डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट कर रही है, आगे जाके सपोर्ट नहीं करेगी तो सरकार गिर जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने इस दौरान 1969 से लेकर 1970 तक इंदिरा गांधी ने हद से ज्यादा सोशलिस्ट प्रोग्राम लेके आई। इंदिरा गांधी अर्बन सीलिंग लॉज बहुत सारे लेके आने लग गई। सीलिंग लॉज मतलब कि बड़े बड़े जिनके पास जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो अपन देख रहे हैं ना कि जिसके पास जमींदार है, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इंदिरा गांधी अपनी पोजीशन को बड़ा स्ट्रांग करती चली गई। ठीक है। इन दिसंबर 1970 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। व्हाई? In order to end her dependence on the political parties, strengthen her party position in parliament, and seek a popular mandate for her program. Was this decision a good or bad? दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी बोलती है कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। क्यों डिसॉल्व कर दो भैया? क्योंकि इंदिरा गांधी बोलती है कि किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। इंदिरा गांधी बोलती है मेरे पास भी मेजॉरिटी नहीं है, किसी और के पास भी मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, अब किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, इंदिरा गांधी को बाहर से पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे, लेकिन इंदिरा गांधी बोली नहीं है मेजॉरिटी। इंदिरा गांधी ने बोला लोकसभा डिसॉल्व कर दो। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी दिखा नहीं पा रही है, तो ऐसा था कि अब क्या, तो अब तो चुनाव ही होना है। तो इंदिरा गांधी क्या कहती है? इंदिरा गांधी लोकसभा को डिसॉल्व करने का आदेश देती है। क्यों आदेश देती है? क्योंकि इंदिरा गांधी को ये लगता है मेरे लाल कि अब सही समय है, लोगों के मन में इंदिरा गांधी की छवि अच्छी बन चुकी है, और इंदिरा गांधी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंडेंट है, वो उनको डिपेंडेंसी खत्म करनी है। इंदिरा गांधी को होता है कि मुझे अपने दम पर क्या करनी है, मुझे अपने दम पर अपनी सरकार बनानी है, तो इंदिरा गांधी ने भैया बोला कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई भैया। अब ये डिसीजन गुड था या बैड था, ये भी तुम्हें समझ में आएगा। अब इलेक्शन होना है 1971 में, लोकसभा डिसॉल्व हुई तो दिखती सी बात है अब क्या होगा, अब चुनाव होंगे। इस बार चुनाव में तीन खेमे थे। कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाला, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाला, एंड अदर मतलब जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो। तो इस बार 1971 में चुनाव में तीन खेमे थे सॉरी। इस बार 1971 के चुनाव में तीन खेमे थे, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर एंड अदर्स। ठीक है। The electoral contest appeared to be loaded against Congress R. Everyone believed that the real organizational strength of Congress was under the command of Congress O. To make matter worse for Indira Gandhi, all major non-communist, non-Congress opposition party formed an electoral alliance known as the Grand Alliance. The SSP, BSP, Bharatiya Janasangh, Swatantrata Party and Bharatiya Kranti Dal came together under this umbrella. ठीक है। यहां पे क्या हुआ भैया? यहां पे अब सब लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस की असली कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ओ, क्योंकि सारे दिग्गज नेता इसमें, अगर इंदिरा गांधी को छोड़ दो तो सारे दिग्गज नेता कहां हैं इसमें? तो लोगों को लगने लगा भैया कि असली कांग्रेस ये है, और चुनाव में कांग्रेस आर की बहुत बुरी हार होने वाली है, कांग्रेस आर के अगेंस्ट हार ही हो जाएगी। और
तो लोगों को लग रहा था कांग्रेस वो असली कांग्रेस है, दूसरे लोगों को भी, दूसरे एमएलए एमपीज को भी लग रहा था कि असली कांग्रेस कांग्रेस वो है, कांग्रेस आर जो है वो क्या है, वो चुनाव हार जाएगी। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी ना, जैसे एसएसपी, बीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सोचा कि हम सब साथ में आ जाते हैं, हम सब साथ में आके अलायंस बना लेते हैं, चुनाव से पहले ही हम सब लोग साथ में आ जाते हैं, ताकि कांग्रेस के वोट बटे ना, तो जो भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रैंड अलायंस बना लिया। उन्होंने ग्रैंड अलायंस बना लिया। अलायंस और कोएलिशन में क्या डिफरेंस होता है? चुनाव जीतने के बाद, जब चुनाव जीतने के बाद दो चार पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके सरकार बनाती है, उसे बोलते हैं कोएलिशन। लेकिन चुनाव होने से पहले दो चार पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आ जाती है, चुनाव होने से पहले ही, मतलब वोटिंग से पहले ही दो चार पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती है, वो होती है अलायंस। तो चुनाव के पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है तो दैट इज अलायंस, और चुनाव होने के बाद में सरकार बनाने के लिए दो चार पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ रही है तो दैट इज कोएलिशन। तो यहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पहले से साथ में आ जाती है कि अपन पहले से साथ में आ जाते हैं ताकि लोगों का वोट सीधा का सीधा हमें मिले, ये कांग्रेस हार जाए। तो इस बार कांग्रेस ओ वर्सेस कांग्रेस आर वर्सेस ग्रैंड अलायंस, इन सब के बीच में क्या था? इन सब के बीच में चुनाव होना था। एक्स फैक्टर फॉर न्यू कांग्रेस, जो कांग्रेस आर था उसमें क्या ऐसा नया था? क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि इंदिरा गांधी की जीत हुई, तो क्या फैक्टर काम कर गया? ठीक है, न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स अपोनेंट लैक्ड। जो नई कांग्रेस है, कांग्रेस आर है, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, इनके पास कुछ ऐसा था जो कि दूसरे अपोनेंट्स के पास में नहीं था। वो क्या था? इट हैज एन इशू, एन एजेंडा, अ पॉजिटिव स्लोगन। कांग्रेस आर, she put forward a positive program, captured the famous slogan "Garibi Hatao, remove poverty." She focused on the growth of public sector, imposition of ceiling on rural land holdings and urban property, removal of disparities in income opportunity, and abolition of princely privileges. हम लोग ये देखते हैं मेरे लाल कि कांग्रेस आर के पास में मुद्दा था, कांग्रेस आर के पास में पॉजिटिव स्लोगन था। इंदिरा गांधी आई गरीबी हटाओ के साथ में, जैसे तुम प्रेजेंट गवर्नमेंट को नहीं देखते हो, ये लोग कैसे आते हैं? मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसलिए रिलेट करवा रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि सर को मजे आ रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसलिए रिलेट करवा रहा हूं ताकि तुम पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करो। प्रेजेंट वाली चीजों से क्या होगा, तुम्हें दिमाग चलेगा। जैसे अपन नहीं देखते कि मोदी जी को ही लेके आ जाते हैं, अब की बार, वो एक कुछ स्लोगन देते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी ने सेम एक नैरेटिव बिल्ड किया था। वो नैरेटिव लेके आई गरीबी हटाओ, वो लोगों से बोल रही थी गरीबी हटाओ, वो इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा दिया था। इंदिरा गांधी ऑलरेडी सोशलिस्ट प्रोग्राम लेके आ रही थी, सीलिंग लॉज लेके आ रही थी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, वो 10 पॉइंट प्रोग्राम्स को इंदिरा गांधी इंप्लीमेंट कर रही थी। तो लोगों के मन में लग रहा था कि इंदिरा गांधी गरीबों का भला करना चाहती है। उस समय देश में वैसे भी बहुत गरीबी थी, तो लोगों को क्या लग रहा था, कि इंदिरा गांधी क्या करी, इंदिरा गांधी गरीबों का भला करना चाह रही है। अब ग्रैंड अलायंस था, ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, द अपोजिशन अलायंस हैज ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ। अब ग्रैंड अलायंस साथ में तो आ गए, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इनके पास कोई एजेंडा नहीं था। चुनाव मुद्दे, एजेंडा, स्लोगन इन पे जीते जाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इस ग्रैंड अलायंस के पास था। ग्रैंड अलायंस का एक ही मकसद था, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा गांधी बोलती है कि देखो मैं चुनाव में आ रही हूं गरीबी हटाओ के साथ में, और ये चुनाव में आ रहे हैं इंदिरा हटाओ के साथ में, ये चुनाव में आ रहे हैं इंदिरा हटाओ के साथ में। तो कौन सा फैक्टर लुभाएगा लोगों को? ऑफ कोर्स ग्रैंड अलायंस वाला फैक्टर जो है वो लुभाएगा। गरीबी हटाओ was a master stroke of 1971 इलेक्शन। 1971 इलेक्शन का जो मास्टर स्ट्रोक था मेरे लाल, वो था गरीबी हटाओ का नारा। दो गरीबी हटाओ, Indira Gandhi tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalit, Adivasi, minorities, women, and unemployed youth. The slogan of Garibi Hatao and the program that followed it were the part of Indira Gandhi political strategy of building an independent nationwide political support base. गरीबी हटाओ से क्या हुआ? गरीबी हटाओ के नारे से बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस मिला, स्पेशली दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और लैंडलेस लेबरर्स, जो लेबरर्स हैं जिनके के पास कोई लैंड नहीं है, जो अपन खेत में देखते हैं ना मेरे लाल, उनके पास में, विमेन, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, इन सबसे इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का प्रोग्राम था, जिससे कि इंदिरा गांधी को लग रहा था कि इस नारे से और इस वादे से, ये जो वादा जो इंदिरा गांधी कर रही है, इस वादे से इंदिरा गांधी क्या करेगी, इस वादे से इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा सपोर्ट बेस मिलेगा, जो कि मिला भी।
द आउटकम एंड द आफ्टर। अब आउटकम क्या होता है मेरे लाल? इलेक्शन, चुनाव हो गया, चुनाव में हमने देख लिया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। अब इस चुनाव का आउटकम क्या होता है अपने को वो समझना है। कांग्रेस आर, द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वॉन 375 सीट्स इन लोकसभा, secured 48.4% vote. The Indira Gandhi's Congress R won 352 seats with about 40% of popular votes on its own. कांग्रेस आर जो थी, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, उनका और कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस था, इनका और कम्युनिस्ट पार्टी का अलायंस था, तो इनके अलायंस को 375 सीट्स मिली मेरे लाल, और अकेले कांग्रेस आर को 352 सीट्स मिली। मतलब बहुत बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस को अपने दम पर ही मिल गई, बहुत बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस को अपने दम पर ही मिल गई। मोर देन 44% वोट, 48% वोट, इतने ज्यादा वोट मिले। अलायंस अगर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों के मिला लो तो 48% हो रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस का भी देखोगे तो 44% हो रहे हैं, जो कि बहुत सही है, जो कि बहुत सही है। कांग्रेस को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिलती है, कांग्रेस आर को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिलती है, कांग्रेस आर बहुत बड़े पैमाने से चुनाव जीतती है। कांग्रेस ओ का क्या होता है? कांग्रेस ओ, द पार्टी with so many stalwarts could get less than 1/4 of the vote secured by Indira Gandhi and win merely 16 seats. कांग्रेस ओ को मेरे लाल इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स, मतलब इतने बड़े बड़े नेता थे, उनको मात्र इंदिरा गांधी के मुकाबले मात्र 1/4% ऑफ द वोट मिले, और सीट की बात करें तो मात्र 16 सीट, ओनली 16 सीट। समझ रहे हो कहां कांग्रेस को, यहां पे कहां कांग्रेस को 352 सीट्स अपने दम पर मिल रही है, और यहां मात्र इनको 16 सीट्स मिल रही है। ग्रैंड अलायंस का क्या हाल रहा है मेरे लाल? द ग्रैंड अलायंस ऑफ द अपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर, देयर कॉम्बिनेशन टैली ऑफ सीट्स फॉर लेस देन 40। ग्रैंड अलायंस एक तरीके से ग्रैंड फेलियर हो गया। पूरे ग्रैंड अलायंस की सीट्स देख लो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उनको लेस देन 40 से कम सीट मिली है, 40 से कम सीट मिली है। The Congress party led by Indira Gandhi established to claim to being a real Congress and restored it to the dominant position in the Indian politics. क्योंकि अब कांग्रेस आर की जीत हो गई है, तो सबको लगने लग गया कि कांग्रेस आर इज द रियल कांग्रेस, जो रियल कांग्रेस है वो कांग्रेस आर है। तो इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन को बड़ा ही डोमिनेट किया कि वी आर द रियल कांग्रेस, और इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस आर एक रियल कांग्रेस, और वहां से इंदिरा गांधी ने पूरे का पूरा कांग्रेस को क्या कर लिया, पूरा का पूरा कांग्रेस को रीस्टोर कर लिया। ठीक है, फिर यहां पे समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये तो हो गया 1971 में, लेकिन इसी के साथ में मेरे लाल कुछ और चल रहा था। तो मैं ध्यान है 1971 में ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी, और भारत और बांग्लादेश का वॉर था, भारत और बांग्लादेश का वॉर था। तो यहां पे तुम्हें एक चीज समझनी है, क्या देख रहे थे? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस ब्रोक आउट हो गए थे। इंडो पाक वॉर लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और भारत ने एक नया देश बांग्लादेशी बना दिया, एक नया देश बांग्लादेशी बना दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, इसका हमारी पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? ठीक है, दिस इवेंट एडेड टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। इस इवेंट से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। पहले से गरीबी हटाओ और सोशलिस्ट प्रोग्राम से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, लेकिन इस वॉर के बाद से इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1972। 1972 में बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने थे। 1972 में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होने थे, और क्योंकि ये वॉर हुआ, इस वॉर में इंदिरा गांधी ने जो करके दिखाया, नया बांग्लादेशी बना दिया, तो 1972 में जहां जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, वहां वहां कांग्रेस जीतती चली गई, वहां वहां कांग्रेस जीतती चली गई। She was seen not only as a protector of poor and underprivileged, but also a strong nationalist leader. The opposition to her, either within the party or outside of it, simply did not matter. हम लोग देख रहे थे कि इंदिरा गांधी को सिर्फ गरीबों का मसीहा नहीं मान रहे थे, फिर इंदिरा गांधी को एक नेशनलिस्ट लीडर मानने लग गए। जो इंदिरा गांधी के जो अपोजिशन के भी लोग थे ना, जो विद इन द पार्टी भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, और आउटसाइड द पार्टी जो बाहर के लोग भी जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, वो भी इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं मन में सलामी देते थे कि वो इंदिरा गांधी जिसको कि गूंगी गुड़िया बोलते थे, उन इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा क्या किया, इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी पॉलिटिकल जर्नी में। ठीक है, सो द पीरियड आफ्टर 1971, जब कांग्रेस की अपने को विक्ट्री, ये तालियां, इस विक्ट्री के बाद में क्या रहा, पीरियड आफ्टर 1971 कैसा रहा? ठीक है,
The dominance of Congress was restored. The Congress was now in power in almost all states. It was popular across different social sections. Within the span of 4 years, Indira Gandhi warded off the challenge to her leadership and the dominant position of the Congress party. हमने ये देखा कि कांग्रेस ने जो अपना जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेंस कांग्रेस का 1967 में, जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस जो 1967 में कम हो गया था, उसको इंदिरा गांधी ने रिस्टोर कर लिया। फिर से इंदिरा गांधी ने वही पोजीशन लेके आ गई। हम लोग देख रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इंदिरा गांधी को बहुत मेजोरिटी मिली, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट स्टेट में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस को समाज के हर वर्ग से सपोर्ट मिल रहा था। आदिवासी, विमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ, माइनॉरिटीज, साथ ही साथ इस वॉर के बाद में, बांग्लादेश बनाने के बाद में, और भी अमीर लोग भी कांग्रेस को सपोर्ट थोड़ा बहुत तो कर ही रहे थे। ठीक है, सो विद इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर, अगर 1967 से 1971 तक का देखें तो इन 4 साल में इंदिरा गांधी की लीडरशिप ने और इंदिरा गांधी ने उस कांग्रेस की पोजीशन को वापस से क्या कर लिया, वापस से रिस्टोर कर लिया। क्या इसको हम बोलेंगे कि जो कांग्रेस सिस्टम नेहरू के दौरान पे था, क्या हम बोलेंगे कि जो कांग्रेस सिस्टम नेहरू के दौरान था, क्या इंदिरा गांधी ने उसे रिस्टोर कर लिया है? क्या इंदिरा गांधी ने उसे रिस्टोर कर लिया है? यहां पे अब हमें इसे समझना है। Was the Congress system really restored? What Indira Gandhi has done was not a revival of old Congress party. In many ways, she have reinvented the party. ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी ने किया उससे कांग्रेस का रिवाइवल तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन ये ओल्ड कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। अब जो नया कांग्रेस बन रहा है, जो इंदिरा गांधी के समय पे बन रहा है, वो नए तरीके से बन रहा है। सो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का रिवाइवल तो किया है, लेकिन रिवाइवल से ज्यादा अच्छा री इन्वेंट किया है। इंदिरा गांधी ने पुरानी वाली कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू वाली कांग्रेस को री इन्वेंट करके एक नई कांग्रेस बनाई है, एक नए तरीके की कांग्रेस बनाई है। अब ये नया कांग्रेस क्या है? ठीक है, it relied entirely on the popularity of supreme leader. It's somewhat weak on organizational structure. This Congress party did not have many factions. Thus, it could not accommodate all kind of opinion and interest. While it won election, it depended more on some social group, the poor, the women, the Dalit, the Adivasi and the minority. हम लोग देखते हैं कि पुराना वाला जो कांग्रेस था ना, उसमें बहुत सारे लोग थे। अब जो नया वाला कांग्रेस है उसमें इंदिरा गांधी है, सुप्रीम लीडर, वो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी पे था। पुराने वाला कांग्रेस जो था उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत था। इस वाले कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि कांग्रेस ऊपर इंदिरा गांधी से चल रहा है, नीचे लेवल से नहीं चल रहा है, ये कांग्रेस ऊपर से चल रहा है। इसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कांग्रेस था उसमें बहुत सारे फैक्शंस थे। हम लोग बोले थे कि कांग्रेस में ही बहुत सारे फैक्शंस थे। कुछ लोग सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते तो कुछ लोग सरकार की पॉलिसी को सपोर्ट करते। विद इन दी कांग्रेस हम लोग देख रहे थे कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन था और कांग्रेस ही सरकार में थी। तो पुरानी वाली कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शंस थे। अब ये जो कांग्रेस थी ये फैक्शंस को स्वीकार नहीं कर रही थी, ये कांग्रेस सिर्फ एक जैसे चलने चाह रही थी, ये कांग्रेस अलग अलग फैक्शंस को स्वीकार नहीं कर रही थी। ऑल्दो हम बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को समाज के सभी सेक्शंस के लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस का वोट विमेन, आदिवासीज, माइनॉरिटीज यहां से ज्यादा आने लग गया। Thus, Indira Gandhi restored the Congress system by changing the nature of Congress system itself. तो हम लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर तो किया है, नो डाउट। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को रिस्टोर तो किया है, लेकिन कांग्रेस का नेचर ही बदल दिया है। मतलब पुरानी वाली कांग्रेस को नए वाले कांग्रेस से पूरा का पूरा बदल दिया है, पुरानी वाली कांग्रेस को नए वाली कांग्रेस से पूरा का पूरा बदल दिया है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी to absorb all tension, conflict that the Congress system was known for. हम लोग ये देख रहे थे कि पुराना जो कांग्रेस सिस्टम था वो अलग अलग तरीके के टेंशन, अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग तरीके के लोगों को साथ में लेके चलता था। इंदिरा गांधी का कांग्रेस ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी का कांग्रेस ऐसा था कि इंदिरा गांधी की जय बोलो, इंदिरा गांधी एक सुप्रीम लीडर है, एक लीडर के अनुसार वो पार्टी चलती चली जा रही थी। ठीक है, Indira Gandhi assumed a political position of unprecedented political authority. The space for democratic expression of people aspiration actually shrank. हम लोग देख रहे थे कि इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, इंदिरा गांधी की जो अथॉरिटी मतलब इंदिरा गांधी की जो पावर थी वो काफी बड़ी हो गई थी। कांग्रेस के जो दूसरे लोग थे ना, उनकी जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि इंदिरा गांधी उनकी सुनती नहीं थी। इंदिरा गांधी अपने हिसाब से काम करती थी और लोगों को अगर कांग्रेस में रहना है तो इंदिरा गांधी के हिसाब से काम करना पड़ेगा।
ठीक है। द पॉपुलर अनरेस्ट एंड मोबिलाइजेशन अराउंड द इशू ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन कंटिन्यू टू ग्रो। अब इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में हम लोग देख रहे थे, 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने वादे तो बहुत कर लिए थे, लेकिन वो गरीबी हट नहीं रही थी। इंदिरा गांधी को लग रहा था मैं ही हूं। लोगों के जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है, जो आम जनता के भी जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है, वो धीरे धीरे मरते चले जा रहे थे। वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन कहीं ना कहीं कम होते चली जा रही थी। तो हम लोग फिर देखेंगे कि फिर से प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत सारे वादे करके तो क्या, इंदिरा गांधी बहुत सारे वादे करके तो चुनाव जीत के आ चुकी थी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे थे। इसका आउटकम क्या रहा? पॉलिटिकल क्राइसिस दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया। और इतनी सारी चीजों के चलते इतनी सारी चीजों के चलते हमारे देश में आगे चल के इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाएगी, जिसको कि कहा गया है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ही खतरे में आ गया था, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही खतरे में आ गया था, क्योंकि लोगों ने इंदिरा गांधी को 1971 में जिता तो दिया, लेकिन इंदिरा गांधी उनके वादे फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और इसी के चलते प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देगी, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में खतरे में आ जाएगा। इन सबको आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, इन सबको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो अगर अपन एक क्विक रिकैप करें तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा मेरे लाल? इस चैप्टर में मेरे लाल हमने बात की कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 से लेकर 1971 का पॉलिटिक्स कैसे रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, देन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योरशिप में हम लोग देख रहे थे कि पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का 1965 का, जिसमें कि हम जीते। जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करता है सिंडिकेट, लेकिन उसी सिंडिकेट को इंदिरा गांधी बाद में पूछना बंद कर देती है और इंदिरा गांधी अपने हिसाब से अपने काम करने लग जाती है। वो सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि सिंडिकेट को लगा था कि इंदिरा गांधी को कुछ आता नहीं है, तो वो सिंडिकेट पीछे से हमेशा सरकार को चलाते रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1967 में चुनाव होना था, जिसको कि हमने पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे स्टेट लेवल पे चुनाव हार जाता है और ऐसा आजाद भारत में पहली बार होता है कि कांग्रेस स्टेट लेवल पे इतने बड़े पैमाने पे चुनाव हारता है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं मेरे लाल? उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में स्प्लिट आने लगता है, सिंडिकेट में और इंदिरा गांधी में स्प्लिट आने लगता है। ये स्प्लिट हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में देखने को मिला और इसी के बाद से हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करी। एक पॉलिटिकल पावर को, एक पॉलिटिकल वॉर को उन्होंने आइडियोलॉजिकल वॉर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। वो सोशलिस्ट प्रोग्राम्स लेके आने लग गई, उन्होंने प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने के वादे किए, उन्होंने साथ ही साथ में बैंक्स को नेशनलाइज किया, सीलिंग लॉज लेके आने लग गई, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में जब फिर से चुनाव होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें कांग्रेस इंदिरा गांधी की कांग्रेस जीत जाती है और साथ ही साथ कांग्रेस ओ बुरी तरीके से हारती है और ग्रैंड अलायंस भी बहुत बुरी तरीके से हारता है मेरे लाल। हम देखते हैं कि फिर इंदिरा गांधी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है उसमें हम बांग्लादेश बना देते हैं और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर बन चुकी है, लेकिन अब इंदिरा गांधी जितनी पॉपुलर बनी है उतनी लोगों की एस्पिरेशंस भी है, उतनी लोगों के क्या है, उतनी लोगों के सपने भी हैं, जो कि शायद इंदिरा गांधी आगे चल के फुलफिल नहीं कर पाती है और इसी वजह से देश में इमरजेंसी लगती है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ, चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल, अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसमें सारे अपडेट्स, आगे आपके आने वाली मैराथन्स, मैप, कार्टून सब यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो साइनिंग ऑफ विद दिस, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।